हेलो मनी नाइन। नमस्कार, हेलो मनी नाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन, हफ्ते का तीसरा कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में आज थोड़ा सा दबाव के साथ है। दबाव फ्रंटलाइन इंडेक्स में तो नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन ब्रॉडर मार्केट अच्छी खासी बिकवाली में है। बिकवाली इस इंटेंसिटी की है कि हर एक शेयर की तेजी के सामने तीन शेयर जो कि दबाव के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सेंसेक्स करीब फ्लैट, निफ्टी बैंक फ्लैट टू पॉजिटिव, मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 0.5% नीचे और स्मॉल कैप इंडेक्स में रफली 1% के आसपास की बिकवाली देखने को मिल रही है। 650 शेयर तेजी में और करीब करीब 1800 1850 शेयर बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। आज 3 लिस्टिंग हुई, इसमें लोटस डेवलपर 26% ऊपर, एनएसडीएल 14% ऊपर, एमबीईएल करीब करीब 5% ऊपर। आज चलने वालों में पीएसयू बैंक सबसे ऊपर है, करीब करीब 1% की बढ़त यहां पर है। निफ्टी बैंक करीब फ्लैट टू पॉजिटिव है। फार्मा इंडेक्स 1.5% नीचे है, आईटी 1.5% नीचे है, रियल्टी 1.5% नीचे है। तो ट्रंप साहब के बयानों के बाद फार्मा और आईटी में आज फिर से एक बारी प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। एफआईएस की बिकवाली थी बीते सत्र में करीब 22 करोड़ रुपए के आसपास की, डीआईजी खरीदारी थी 3800 करोड़ रुपए के आसपास की। और इन सब आंकड़ों के बीच में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ जैन साहब मौजूद हैं वाराणसी से। जैन साहब नमस्कार। मतलब बड़े ही गुलाबी गुलाबी सब कुछ दिख रहा है। पहले तो बताओ आप क्या हालचाल आपके, और दूसरा कैसे देख रहे हो मार्केट को? सर नमस्कार। क्या हालचाल जैन साहब? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मार्केट लग रहा है क्या बहुत मैं बढ़िया? मैं कह रहा था सर, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। एक दिन देर हो गई, कल तो व्हाट्सएप पे मतलब विश कर ही दिया था। हाँ, नहीं, मैं उम्मीद कर रहा था कि आप कुछ भेजने वाले हो। गिफ्ट नहीं, गिफ्ट के अलावा, गिफ्ट तो चलो आ ही रहा है, मुझे पता चल ही गया वो तो, लेकिन गिफ्ट के अलावा कुछ उम्मीद थी, कोई बिल विल आने वाला था, लेकिन वो आया नहीं, हम इंतजार ही करते रह गए। एनीवेज, बहुत नहीं बहुत नहीं, बिल शुक्रिया जैन साहब पहले तो। बिल हाँ जैन बिल्कुल साहब। आएगा सर, बिल आएगा। अरे मैं तो इंतजार ही कर रहा हूँ सर, आप भेजो तो सही। आप खुद भी आ जाओ बिल लेके, मैं तो और ये भी चाहूंगा उल्टा। एनीवेज, तो जैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपके विशेष के लिए, आपके हमेशा से सहयोग साथ देने के लिए, और आपके गुड विशेष के लिए जो कि आप हमेशा देते भी आए हो, उसके लिए। दूसरा, कैसा लग रहा है जैन साहब मार्केट आज? क्योंकि इंडेक्स तो फ्लैट है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी ज्यादा देख रहे हैं आज हम। सर इंडेक्स एकदम फ्लैट है। बैंक निफ्टी इनसाइड बार बनाई हुई है। मेरे को एक एक्सपेक्टेशन थी कि शायद सुबह के प्रेशर में हम 55 149 टेस्ट कर लेंगे। अगर वो टेस्ट हो जाता तो फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाता कि अब यहाँ से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाएगी। अब नहीं टेस्ट हुआ है तो प्रोबेबली या तो आज क्लोजिंग में टेस्ट करेंगे या कल सुबह सुबह हम टेस्ट करेंगे। बट दोनों केस में अगर आखिरी 1 घंटे में 149 को अगर हम लो स्वीप करते हैं तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी। आज नहीं होता है तो कल वीकली एक्सपायरी है, उसमें अगर 55 149 का लेवल स्वीप होता है नीचे से तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी। बैंक निफ्टी की बात इसलिए पहले कर रहा हूं क्योंकि जो भी होना है वो बैंक निफ्टी की वजह से ही होना है। आईटी पिटे पड़ा है, उसको काउंटर करने के लिए ऑटो इंडेक्स संभाल रहा है, कुछ हद तक फार्मा संभाल रहा है, तो उनका टग ऑफ वॉर में कहीं नहीं जा रहा है, एक ऊपर एक नीचे खींच के बराबर पे रखे हुए है। तो जो होना है वो बैंक निफ्टी से होना है। और 55 149 इज मेजर लिक्विडिटी लेवल। इसके नीचे एक छोटा सा बेयर ट्रैप बन जाए तो शॉर्ट कवरिंग बहुत तेजी से ट्रिगर होगी। और निफ्टी पे जो मेजर सपोर्ट है वो थोड़ा सा नीचे है, 24,473 पे है। अगर उस जोन में आती है निफ्टी, वहां पे रिजेक्शन बनता है तो मेरे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। बड़ी शॉर्ट कवरिंग की तरफ मैं देख रहा हूं। बस जैसे ही एविडेंस मिले, लेवल्स क्लियर हो, सेटअप फॉर्म हो, मैं बाइंग करना स्टार्ट कर दूंगा। रीजन अगेन वही है कि एफआईआई की पोजीशन एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में। लास्ट टाइम भी हम बॉटम नहीं पकड़े थे, नियर बॉटम पकड़े थे, तो इस बार भी हम बॉटम नहीं पकड़ पाएंगे, बट नियर बॉटम हम खड़े हैं। जैसे ही ट्रैप बन के रिवर्सल बनेगा हम बाई देना स्टार्ट कर देंगे। एफआईआई की पोजीशन लगभग 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला लीजिए, तो 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट करीब शॉर्ट है। और केवल अगर फ्यूचर्स पे देखेंगे तो करीब 1,70,000 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। एग्जैक्ट डेटा सुबह देखा था, अभी याद नहीं आ रहा, सॉफ्टवेयर लोड नहीं हो रहा है, 2 मिनट लोड होता है तो वापस क्लियर कर दूंगा। दैट बीइंग सेड, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन के भी नीचे हैं एफआईआई की शॉर्ट पोजीशन। तो जैसे ही मेजर सपोर्ट पे कोई रिजेक्शन बार बनी, बड़ी तेजी से शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो यहाँ पे ज्यादा शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मत खोजिए। वीवैप के ऊपर अगर मार्केट, जैसे निफ्टी आई गई है, बैंक निफ्टी भी टिकी रही है, अगर वीवैप के ऊपर टिके रहते हैं और आज का हाई निकलता है तो एक प्राइमरी इंडिकेशन शॉर्ट कवरिंग का बन जाएगा। तो मैं दोनों चीज देख रहा हूँ, या तो हाई क्रॉस हो तो शॉर्ट कवरिंग,
या फिर 55-149 का लो स्वीप हो तो शॉर्ट कवरिंग। तो मैं यहाँ से तेजी ही देख रहा हूँ, मैं मंदी नहीं देख रहा हूँ। जैन साहब, कहीं ऐसा आपने नोटिस किया है क्या कि आज आज स्टॉक स्पेसिफिक डैमेज कहीं ज्यादा दिख रहा है इंडेक्स में? मतलब आज जो मिड कैप स्मॉल कैप है उनमें बिकवाली की इंटेंसिटी कहीं ज्यादा बढ़ी है? सर वीकर स्टॉक्स में अगेन हमने डिस्कस भी किया था कि 60,000 के पास सीनेक्स मिड कैप खड़ा हुआ है। इस जोन में दो चीज होती है, स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स कंसोलिडेट करना स्टार्ट करते हैं या हल्के फुल्के ब्रेकआउट देके थोड़ा सा उसके ऊपर कंसोलिडेट करना स्टार्ट करते हैं। बट वीकर स्टॉक्स एकदम तेजी से और बहुत तेजी से पिटना स्टार्ट करते हैं। तो वही चीज हो रही है, जो वीकर कैटेगरी के स्टॉक्स थे मिड कैप स्मॉल कैप माइक्रो कैप में, उनकी जबरदस्त पिटाई हो रही है और ये चलती रहेगी जब तक 60,000 के ऊपर सीनेक्स मिड कैप ब्रेकआउट देके क्लोज ना कर दे। बट आपको फोकस करना है स्ट्रॉन्गर काउंटर्स पे कि 24-25 दिन में निफ्टी 4.5%, 1200 पॉइंट गिरी है। इस पूरी गिरावट में जिन स्टॉक्स ने 10-12-15% से ज्यादा पॉजिटिव रिटर्न दिया है वो सारे रिलेटिव स्ट्रेंथ जनरेट करने वाले काउंटर हैं। इनकी पूरी वॉच लिस्ट बना लीजिए। जैसे ही ये शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होना स्टार्ट होगी निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, इन स्टॉक्स पे जो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स हैं इनमें अगर आप ब्रेकआउट प्ले करेंगे तो फटाफट 3 से 5 दिन में वो 8 से 12%, 15% वाली मूव आपको बहुत जल्दी से मिलेगी। तो ये समय है वॉच लिस्ट रेडी रखने का। ओके, चलिए अब जरा निफ्टी के टॉप गेनर लूजर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज कहां से खरीदारी है, कहां से बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ रही है। इंडेक्स में आज जो थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिली उसमें एशियन पेंट्स, ट्रेंट, टाइटन, एचडीएफसी लाइफ, घरेलू कंजम्पशन स्टोरी के चारों नाम जो कि तेजी में दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद बिकवाली वाली साइड पे अगेन आईटी और फार्मा, विप्रो, इंडसइंड बैंक, डॉक्टर रेड्डीज, हीरो मोटोकॉर्प जहां पे प्रेशर है। इसके अलावा मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज वारी एनर्जी में खरीदारी है, बीएससी में खरीदारी है, सोलर इंडस्ट्री तेजी में है और यूनियन बैंक में खरीदारी है। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज बिकवाली देखने को मिल रही है बीएचईएल में, भारतीय हेक्सा में, कंटेनर कॉर्प में और कोफोर्ज में, जहां पर बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ रही है। स्मॉल कैप के बढ़ने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज सबसे ऊपर नाम है गॉडफ्रे फिलिप्स का। नंबर्स आया, री रेट हो गया स्टॉक, लगातार 2 दिन से तेजी। आईटीआई में खरीदारी, आईआईएफएल में खरीदारी, एनसीसी में खरीदारी, जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। बिकवाली वाले कुछ और नामों की बात की जाए जहां प्रेशर है तो उसमें आज बिकवाली देखने को मिल रही है रेडिंगटन में, लगातार तेजी के बाद अब प्रेशर में है। रिलायंस पावर एक और लोअर सर्किट, श्याम मेटालिक्स और केन्सटेक यहां पर बिकवाली देखने को मिल रही है। जैन साहब, 2 नाम देखिए, एक तो कंजम्पशन स्टोरी के ऊपर एशियन पेंट्स, इस पे आप कुछ जल्दी नहीं पड़ गए थे, प्रीएम्प्ट नहीं कर दिया था आपने तेजी को? और दूसरा टाइटन, क्योंकि आपने एशियन में तेजी बोली तो थी लेकिन तब बोली थी जब बाजार ने रियलाइज नहीं की थी, आई थोड़ी देर बाद। सो टाइटन और एशियन पेंट कैसे देख रहे हो आप इन्हें? सर आप एग्जैक्टली सही कह रहे हैं। टाइटन तो हमने बिल्कुल सही समय पे पकड़ लिया था जब बॉक्स फ्लो फेल कर रहा था 3,000 के आसपास, तो वहां से 3,000 से 3700 रुपए आ गया और थोड़ा सा समय खींच के ऑल टाइम हाई भी बना देगा, और बल्कि ऑल टाइम हाई के ऊपर 42-4300 तक का एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। तो जैसा हमने टाइटन में सोचा था एग्जैक्टली वैसा ही चल रहा है। 3,000 से 3700 आया, पुल बैक लेके 3372 तक नीचे आया, वापस से अप मूव दे रहा है। इस बार में 3850 का ऑल टाइम हाई निकाल के 4200 तक निकल जाएगा। एशियन पेंट आपने एकदम सही कहा, थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर लिया। उसमें भी मेरी गलती ये हो गई कि मैं क्रूड पे ज्यादा भरोसा कर लिया, नंबर्स पे कम भरोसा किया। वो नंबर्स आने के बाद चलना स्टार्ट किया, क्योंकि क्रूड में एकदम से गिरावट $52 तक आ गई थी। मेरे को लग रहा था कि इसी क्वार्टर के रिजल्ट में एकदम से इनको बॉटम लाइन पे प्रॉफिट मिल जाएगा, बट वो एक क्वार्टर आगे खिसक गया, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा स्लो चला है। बट जो पहला टारगेट था हमारा 2468 वो कंप्लीट हो गया है, आज उसके ऊपर निकल रहा है 2570। ये एक मेजर लेवल है, यहाँ पे एक बार जाके अटकेगा। शॉर्ट टर्म प्लेयर्स वहां पे चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इसको 3-4 महीने का समय दीजिए, 2732 रुपए मिल जाएगा। और अगर इसको 1.5 साल का समय दे देते हैं तो जो ऑल टाइम हाई है करीब करीब 3480 रुपए के आसपास का, वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये बॉक्स लो से बॉक्स हाई वाले जो लार्ज कैप हम प्ले करते हैं, उसी कड़ी में हमने M&M प्ले किया, टाइटन प्ले किया, L&T प्ले किया था, और ऐसे बहुत सारे स्टॉक प्ले किए थे। उसमें से एशियन पेंट भी बॉक्स लो के पास से चलना स्टार्ट किया है, तो लॉजिकली 1-1.5 साल समय दे दीजिए, 3480 ऑल टाइम हाई आराम से मिल जाएगा। तो एशियन पेंट्स डे हाई पर कामकाज करता हुआ करीब करीब 2500 के ऊपर अभी पहुंच चुका है। 2100 या 2150 के शायद वो जोन थे, नहीं 2300 के जोन थे ना शायद, जैन साहब? हाँ सर, 2300 की जोन से हमने स्टार्ट किया था बताना, उसके बाद थोड़ा सा नीचे गया था। मतलब जो पहला स्टॉप लॉस हमने दिया था वो कटा भी था, थोड़ा सा नीचे जाके 2116 तक का लो भी बना था, तो हम थोड़ा सा अर्ली कॉल कर लिए थे इस पे।
चलिए खैर, ये तो बाजार है सर, कभी कोई टाइम नहीं कर सकता, ये तो बात ही अपनी जगह है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और जरा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। उससे पहले अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी जैन साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो माध्यम आपकी स्क्रीन पर आएगा, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अलग अलग माध्यमों से। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9311121874, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप money9query@tv9.com पर हमारे साथ ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वहां पर भी सवाल पूछ सकते हैं। प्लस आप मेंबरशिप के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, यानी कि इकोनॉमी, स्टैंडर्ड, वीआईपी मेंबरशिप प्लान्स हैं, इनको भी अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं और इसके हिसाब से भी डायरेक्ट जैन साहब से बातचीत कर सकते हैं। पहला सवाल जो हमारे पास आया है वो है महेश्वरी, दीप महेश्वरी साहब का। इनका सवाल है पारादीप फॉस्फेट को लेकर, ये मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए इसे एक्यूमुलेट करना चाह रहे हैं। क्या करा जाए जैन साहब? सर शॉर्ट टर्म के जितने टारगेट थे हमारे पारादीप फॉस्फेट में कंप्लीट हुए हैं। एक आखिरी रह गया है 240 तक का, जो लास्ट हमने बाय दिया है 240 तक का रह गया। 240 पे स्टॉक एक्सटेंडेड हो जाएगा, यहां से लंबा या तो करेक्शन लेगा नीचे 190 180 की जोन तक, या फिर लंबा बेस बिल्ड करना स्टार्ट करेगा। तो प्राइमरी मूव एक बार की कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। मेरे को याद है पारादीप 177 ऑड लेवल से मैंने बाय देना स्टार्ट किया था मनी 9 पे, 240 का डिस्कशन था जो ऑलमोस्ट आ चुका है। अब मैं यहाँ पे अपने क्लाइंट्स को प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रहा हूँ, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट करना चाहिए। ओके, एक नवीन फ्लोरीन भी इनके पास है, उसमें क्या करना चाहिए? क्या एक्यूमुलेशन करना चाहिए यहाँ पे? नवीन फ्लोरीन, सर लास्ट वीक की कैंडल शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्मेशन हुई है और रिजल्ट का बहुत नेगेटिव रिएक्शन आया है, तो मैं कुछ समय वेट करने के मूड में हूँ। हालांकि स्ट्रक्चर में कोई ब्रेकडाउन नहीं है, बट अगर ये काउंटर 4700 तोड़ता है तो फिर स्ट्रक्चर पे ब्रेकडाउन आएगा। तो रिजल्ट जिस हिसाब से आया है, कम से कम 2 से 3 महीना इस काउंटर को समय चाहिए पूरी तरीके से अपने आप को वापस से गैदर करने के लिए। तो अगले 2-3 महीने वॉलेटाइल प्राइस एक्शन रहेगा, ट्रेड करना बहुत मुश्किल रहेगा, तो एक बार के लिए अवॉइड कर देना चाहिए। ओके, जीत गुर्जर साहब, पहले तो आपके प्रशंसक हैं और आपको मिड कैप स्मॉल कैप का किंग मानते हैं। एम्बर एंटरप्राइजेज इन्होंने खरीद रखा है करीब करीब 8,000 रुपए के दाम पे, और बॉश ले रखा है 40,800 रुपए के दाम पे। दोनों अपने पीक के आसपास ही लिया है, क्या करना चाहिए इन दोनों में? बॉश, सर बॉश लिमिटेड में क्या हो गया, नेट चल रहा है, खुला। बॉश लिमिटेड में सर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और बड़े स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट ऑलमोस्ट फेल होने वाला है, बट एक बार बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए 37,000 तक। 37,000 अगर टूटा तो फिर ये स्टॉक खराब हो जाएगा। 37,000 के नीचे बिल्कुल भी इस पर लॉन्ग नहीं रहना है, वहां से लंबी डाउनसाइड खुल सकती है। तो एक बार के लिए 37,000 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस ले लीजिए और वो टूटता है तो निकल जाइए। जब तक 37,000 प्रोटेक्टेड है एक बार लॉन्ग रह सकते हैं। और दूसरा एम्बर एम्बर, जी, दूसरा एम्बर एंटरप्राइजेज 6,000 सॉरी 8,100 के रेजिस्टेंस के पास से आज सेकेंड डे पुल बैक है, प्रोबेबली 7200 तक पुल बैक कर सकता है। जब तक 7200 7150 7200 लेवल प्रोटेक्टेड है, आई बिलीव कि हैंडल कंप्लीट करके वापस 8100 का ब्रेकआउट देके 9-9,500 रुपए तक जा सकता है। पिछले 4-5 क्वार्टर से रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं और ये फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट, मतलब ये चौथी बार इनने रिजल्ट दिया है और स्टॉक एक रेंज में है और चारों क्वार्टर में रिजल्ट, मतलब ईपीएस और सेल्स ग्रोथ अच्छी थी। तो मे बी ये पूरा कंसोलिडेशन कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की कगार पे है। 7,150 नहीं टूटा तो कंसोलिडेशन कंप्लीट करके 8,100 का ब्रेकआउट देके कम से कम 9,000 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। ओके, तो 9,000 तक ये स्टॉक जा सकता है, तो उसके हिसाब से आप इसमें रणनीति बना के रख सकते हैं। एक और सवाल जो हमारे पास आया है उसमें आपसे सवाल पूछा गया है संदीप सिंह साहब का, ये पूछ रहे हैं कि मनबा फाइनेंस में क्या करें। 140 रुपए के दाम पे खरीदारी की है, कम चर्चित रहता है ये स्टॉक आमतौर पे, अभी इसमें क्या करना चाहिए? मनबा फाइनेंस सर छोटा मार्केट कैप है, 697 700 करोड़ का मार्केट कैप है और 1 लाख का एवरेज वॉल्यूम है। बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, जितना डेटा है उस हिसाब से 160 रुपए ऊपर में और 124 रुपए नीचे में, यही रेंज बन रही है इसमें। तो आपको एक राय मनबा फाइनेंस के जी जी जी, जैन साहब कुछ कह रहे हैं क्या आप? नहीं नहीं सर, वो मोबाइल में प्ले हो गया था वीडियो। अच्छा, आप वीडियो देख रहे हो बैठे बैठे?
नहीं नहीं, ये मोबाइल बज गया था, उसमें कुछ वीडियो। एक तो आईफोन आप लोग दिलवा दिए हैं, अभी तक चलाना मैं नहीं सीख पा रहा हूँ, करने कुछ जाता हूँ, हो कुछ जाता है उसमें। ये काम मतलब इधर उधर मत कुछ कर देना, क्योंकि फोन का ना कल मैं अर्थ से अनर्थ अनर्थ होने में बहुत समय लगता नहीं है। हाँ नहीं नहीं, कल हुआ है सर, कल अनर्थ हुआ है। मैं वो व्हाट्सएप पे कुछ लिख के भेज रहा था, मैं कुछ लिख रहा था, ऑटो करेक्ट ने कुछ और लिखवा दिया, और हाँ, वो हो गया, वो मतलब कांड हो गया है वो। वो वाइफ के साथ हुआ है या किसी और के साथ हुआ? नहीं नहीं, वो सब ब्रोकर के साथ हो गया है। चलो चलो, फिर भी इतना डैमेज नहीं हुआ, अभी मैनेज कर सकते हो। काफी अच्छी से मित्रता है, तो बोले सर ये क्या लिख के भेजे हो, फोन किया है। मैं बोला अरे सर वो आईफोन ले लिया है, वो अपने आप वो कुछ करेक्ट कर देता है, मतलब मेरे से हुआ ही नहीं, वो दब गया। बोला वही, बोला आप ऐसे ये सब चीजें लिख के कब से भेजने लगे। खैर आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आया है लक्ष्मी डेंटल के ऊपर। हमारे एक और मेंबर है एबी साहब, उनका मैसेज है 506 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है, क्या करना चाहिए इसमें? लक्ष्मी डेंटल, लक्ष्मी डेंटल ब्रेकआउट फेल किया सर, 467 का ब्रेकआउट फेल किया है। लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला दूसरा दोनों टारगेट ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है, दूसरा टारगेट 391 के आसपास है, बट स्टॉक में इनहेरेंट वीकनेस दिख रही है। कोई भी पुल बैक, एक बार पुल बैक आएगा क्योंकि एकदम ओवरसोल्ड हो चुका है, तो 451 तक पुल बैक आएगा, 451 467 की जोन तक पुल बैक दिख रहा है। इस पुल बैक में एग्जिट करने की कोशिश कीजिए, प्रोबेबली 450 455 के आसपास दोबारा से एक बार सवाल पूछिएगा। तो आपको एक राय लक्ष्मी फाइनेंस को लेकर दी भी गई है। एक बार एक राय देना जरा रिलायंस पावर पर, आपको लग रहा है कॉन्ट्राबेट हो सकता है बाय? सर देखिए, मैं हमेशा से बहुत अपना व्यू क्लियर रखा हूँ कि एडीएजी ग्रुप, जेपी ग्रुप, इस टाइप के ग्रुप में मेरे को काम नहीं करना है। जब इसमें रिलायंस पावर में 48 रुपीज पे ब्रेकआउट आया था और 76 तक गया था, बहुत लोगों ने, अपने सब ब्रोकर्स ने भी और मीडिया पे भी लोगों ने ट्रोल किया कि इतना अच्छा कप एंड हैंडल था, इतना अच्छे वॉल्यूम से ब्रेकआउट था, आपने क्यों नहीं किया। ना करने की वजह यही थी कि एक खराब न्यूज और इतने लोअर सर्किट मारेगा ना कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। और वही हुआ, लोग जो फंसे 64 रुपीज से, आज जाके एग्जिट का मौका मिल रहा है। जब ये स्टॉक खुलना चालू हुआ है तो 64 से कहा 48। तो मैं एडीएजी पैक जेपी ग्रुप को नहीं छेड़ता हूं। हालांकि जो आप कह रहे हैं कॉन्ट्राबेट, बिल्कुल एक कॉन्ट्राबेट की अपॉर्चुनिटी है, ऊपर में 51.5 52 तक ये कॉन्ट्राबेट आपको मिल सकती है। दैट बीइंग सेड, ना मैंने ब्रेकआउट प्ले किया, ना मैंने ब्रेकडाउन प्ले किया, ना मैं कॉन्ट्रा प्ले कर रहा हूँ। एडीएजी, जेपी ग्रुप और कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक जहां कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू रहते हैं, मैं बिल्कुल दूर रहता हूं। ओके। निष्ठा श्रीवास्तव जी पूछ रही हैं कि एशियन पेंट्स में क्या करें? 2411 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, अब क्या करना चाहिए इसमें? एशियन पेंट, एशियन पेंट जी। होल्ड करना है सर। एशियन पेंट 2570 पहला टारगेट है शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए। थोड़ा सा मीडियम टर्म प्लेयर है अगर 3 महीने के, तो 2732। 1.5 2 साल के प्लेयर हैं तो ऑल टाइम हाई प्लस सम एक्सटेंशन। इसके अलावा संगीत साहब, ये आज ही मेंबर बने हैं, स्टील एक्सचेंज के ऊपर एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या करना चाहिए इसमें? स्टील एक्सचेंज होल्ड करना चाहिए सर, कल बाई दिया था स्टील एक्सचेंज कल वाले शो में। आज सुबह खुलते ही 9 9.5% आपको रिटर्न मिल भी रहा था। एफडी 1 साल में देती है, इसने एक दिन में दे दिया था। दैट बीइंग सेड, अभी भी 11-20 के ऊपर अगर टिकता है तो ट्रेडर्स वापस लॉन्ग कर सकते हैं। 14 का टारगेट रहेगा, 1476 टू बी प्रिसाइज, बट 14 पकड़िए, 14 का टारगेट रहेगा। और अगर इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए कल 10:30 में मैंने बाय रिकमेंड किया था, आज सुबह 9% 9.5% चला भी था। और अगर इसको थोड़ा सा समय देंगे साल भर का, तो 18 रुपए 40 पैसा आपका टारगेट बनेगा। इसके अलावा कुछ और नामों की अगर बात किया तो एक सवाल आया है अदानी ग्रीन पर, ये ब्रिजेश राय साहब पूछ रहे हैं, इन्होंने खरीदारी की है 992 में, क्या करना चाहिए इसमें? सर मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट कोई भी सलाह नहीं है। मैं अपने लिए 1126 और 1447 के टारगेट देख रहा हूं। इसके अलावा मैं कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग, इस टाइप की चीजें भी इसमें करता रहता हूं क्योंकि मेरा लिमिटेड यूनिवर्स है। ओके। तरुण सागर साहब का एक सवाल आया है अदानी टोटाल और इन्फोसिस पे, क्या एवरेज करना चाहिए? अदानी टोटल, अच्छा एटीजीएल, मैं बैठ एटीजीएल, हाँ एटीजीएल मेजर सपोर्ट और गैप फिल दोनों कर चुका है 603 587 की रेंज में, तो 587 के आसपास अगर मिलता है तो बिल्कुल आप एवरेज कर सकते हैं।
बाउंस बैक में आपको पहला टारगेट 622 और 651 का मिल जाएगा, और 651 निकलता है तो वापस अप ट्रेंड रिज्यूम हो जाएगी। इसके अलावा इन्फोसिस? अगर आप 1.5-2 साल के इन्वेस्टर हैं तो इन्फोसिस अच्छी रेंज में है एक्यूमुलेट करने के लिए। बाकी शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। चलिए, टीवीएस मोटर, शाहजी चौधरी साहब पूछ रहे हैं कि क्या वो बाय कर सकते हैं इसमें? टीवीएस मोटर वन ऑफ दो स्टॉक्स है जिसका बॉक्स लो हमने पकड़ा था 2250 रुपए के आसपास, ऑल टाइम हाई के लिए, जो आ चुका है, और ऑल टाइम हाई के ऊपर अब एक्सटेंशन जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बॉक्स लो पकड़ा है तो बॉक्स हाई और प्लस 10-15% का एक्सटेंशन, तो वही 10-15% का एक्सटेंशन आ रहा है। 3200 से 3400 की जोन मिल सकती है। 3200 के आसपास दोबारा सवाल पूछेगा। तो आपको एक राय यहां पर दी गई है टीवीएस मोटर के संदर्भ में। साथ ही साथ पवन कुमार साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया पवन कुमार साहब। आपका सवाल है फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रेवेनकोर फैक्ट के ऊपर 978 पे खरीदारी की है, क्या करना चाहिए इन्हें? फैक्ट एफएससीटी। जी। फैक्ट सर, कल प्री ब्रेकआउट कैंडल बनी थी, आज थोड़ा सा रिवर्सल आया है, बट रिवर्सल में कोई वॉल्यूम नहीं है। कल ब्रेकआउट पे भी वॉल्यूम नहीं था। दोनों केस में 976 इसके लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। 976 के ऊपर जब ये टिकना स्टार्ट करेगा तब आपको बाइंग करना चाहिए, तब आपके लिए मतलब इसमें अच्छी खासी अपसाइड बन सकती है। फिलहाल तो इसमें कुछ भी होते हुए नहीं दिख रहा है, बट वॉच लिस्ट में जरूर रखिए। 976 आज, कल, परसों, अगले हफ्ते जब भी निकले, 976 निकलने के बाद इसमें तेजी डेवलप होगी, और इसका जो टारगेट बनेगा वो करीब करीब बनेगा 11, ये हाई है 1112 का टारगेट बनेगा। अंबर सिंघा साहब पूछ रहे हैं क्या अदानी ग्रीन 900 के आसपास मिलेगा, आप क्या मानते हो? सर अगेन, अदानी ग्रीन मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है तो मैं लेवल्स नहीं डिस्कस करूंगा, बट अगर इस काउंटर में एक गैप तो छूटा हुआ है, एक गैप छूटा हुआ है 911, 887, 911 के आसपास, तो मे बी अगर इसका मूड होगा तो गैप फिल करने जाएगा, नहीं होगा तो इसी रेंज में साइडवेज अपना कंसोलिडेशन कंप्लीट करके 1447 तक जाएगा। अगर ये गैप फिल करने आता भी है तो आई वुड बी ए बायर, नहीं आता है तो मेरे पास तो ऑलरेडी आधी क्वांटिटी पड़ी हुई है। आया गैप फिल करने तो बाकी आधी लूंगा, नहीं आया तो फिर जो है उसी में प्रॉफिट बुक करूंगा। तो आपको लेवल्स बताए गए हैं, लेकिन ऑब्वियसली तो डिस्क्लेमर के साथ गैप देख के नीचे का वेट कर रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं, टाटा मोटर्स में एक गैप था जो 4.5 साल बाद जाके भरा था, और उसके पहले उसने 200-250% अपसाइड भी दे दी थी, उसके बाद आके गैप फिल किया था। तो वो 200-250% अपसाइड उन लोगों ने मिस कर दी थी जो गैप फिल होने का वेट कर रहे थे, जो ये मान के चलते हैं कि गैप फिल होते ही हैं। हर गैप फिल नहीं होता है। चलिए, अच्छा, अब गैप की बात करें तो माधव मित्तल साहब का एक सवाल आया है। वो पूछ रहे हैं टाटा टेक पर आपने बोला था 690 के नीचे अगर क्लोज किया तो ये 629 तक गैप फिल करने जाएगा। अब इसने 690 के नीचे कहीं क्लोज दिया है तो क्या 630 पर एवरेज करें इसको? हाँ बिल्कुल, गैप फिल होने के बाद एवरेज करना चाहिए, पहले गैप फिल हो जाने दीजिए, जब गैप फिल होगा तब कीजिएगा। 629.2 का लेवल नोट कर लीजिए। 790 के नीचे क्लोजिंग आई है तो फिलहाल के लिए जो टारगेट खुला है वो 629.2 का खुला है, उस जोन में आएगा तो एवरेज करेंगे। मैं खुद ही करूंगा, मेरे पास है तो मैं खुद भी एवरेज करूंगा। तो आपको एक राय टाटा टेक के संदर्भ में दी गई है, आप उसको अकॉर्डिंगली फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ एक सवाल आया है रेडिंगटन इंडिया को लेकर समुराय साहब का। ये 30% टूट चुका है हाई से, लेकिन उससे पहले 70% चल भी चुका है, क्या किया जाए इसमें? तो रेडिंगटन तो इनको पहले भी सलाह दी गई थी मंडे 28 जुलाई को, जब ये 289 के नीचे क्लोज किया था कि आप एग्जिट कर लीजिए। 289 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, सारे जितने लॉन्ग्स नीचे से ब्रेकआउट पे लिए हैं सारे का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 289 है जो ट्रिगर हुआ है, तो अब इसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग आना स्टार्ट होगी। पहला टारगेट 250 रहेगा जो पिछले 4 दिन से प्रोटेक्ट कर रहा था, आज फाइनली उसको गिव अप कर रहा है। अगर ये 1-2 दिन में रिक्लेम नहीं करता है तो फिर इसका अगला टारगेट खुल जाएगा समवेयर अराउंड 206 और 173। तो मेरे को स्टॉक एक्सट्रीमली वीक लग रहा है। ओके, तो एक राय आपको यहां पर दी गई है रेडिंगटन के संदर्भ में, और अच्छी खासी तेजी के बाद अभी नीचे आ रहा है, सो उस पार्ट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एक और सवाल आया है बुधोयन चौधरी साहब का, स्वान एनर्जी पर 222 शेयर हैं 466 रुपए के दाम पे, नजरिया लंबी अवधि का है, क्या करना चाहिए इसमें?
लंबी अवधि का नजरिया है तो बिल्कुल ये आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाइंग क्लाइमेक्स करके नीचे आया है। शॉर्ट टर्म के नजरिए से भी इसको 437 प्रोटेक्ट करना चाहिए था, जो नहीं हुआ है, तो अब 412 आते हुए दिख रहा है। 412 से मैं एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 460 तक की। तो बाउंस बैक अगर आपको प्ले करना है तो 412 के अराउंड लेके 460 तक प्ले कर सकते हैं, बट सजेस्टेबल नहीं है, क्योंकि जब इसने ब्रेकआउट फेल किया था 503 पे, उसके बाद से हमने अपने पोर्टफोलियो से हटा दिया था। ओके, तो जो 503 का ब्रेकआउट फेल था वहां से बाहर हो चुका है। कुछ और सवालों में एक सवाल हमारे पास आया टाटा पावर को लेकर। रविंद्र बोरसे साहब का सवाल है। 206 रुपए के दाम पे इनके पास टाटा पावर के शेयर हैं। वो है तो बहुत नीचे ही खरीदारी, लेकिन क्या किया जाए? तो टाटा पावर अपना परसों गैप फिल कर लिया है, छोटा सा गैप था 376 369 का, फिल कर लिया है, लेकिन वहां से पॉजिटिव रिएक्शन नहीं है। तो अगेन मैं टाटा पावर पे अभी भी वही स्टांस मेंटेन करूंगा कि 410 412 के ऊपर जब सस्टेन करने लगे तब बाइंग कीजिए, ऑल टाइम हाई मिल जाएगा। उसके नीचे ये कंसोलिडेशन और ये वोलेटिलिटी बनी रहेगी, इसमें उलझने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपके पास है तो एकदम आराम से बने रहिए, कोई खास दिक्कत नहीं है। ये वॉलेटिलिटी और ये कंसोलिडेशन कंप्लीट करने के बाद जब 412 14 के ऊपर निकलेगा तो आराम से 500 रुपए जाएगा। ओके, शक्ति दत्ता शुभांकर साहब का एक सवाल आया है। इंटरेस्टिंग सवाल है, सुनिएगा जैन साहब। ये पूछ रहे हैं, पहले तो आपके प्रशंसक हैं, दूसरा इनका ये कहना है कि जब आप कहते हैं कि कभी कोई लार्ज कैप गिरे 20 से 25% या 30%, तो उसे दोनों हाथों से ग्रैब कर लो, और जब भी कोई मिड कैप स्मॉल कैप इतना ही गिरे तो उसको आप दूर भागो। सो पिरामल फार्मा क्यों आप कह रहे हो एक्यूमुलेट करने के लिए? सर, दो चीज का डिफरेंस है। ये जो हमने बात की थी ये ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्टिव से बात की थी कि हमें ट्रेड करना है। इन्वेस्टिंग के प्रोस्पेक्टिव से जब हम मिड कैप स्मॉल कैप शेयर पकड़ते हैं तो वहां पे विलियम ओनील का कॉन्सेप्ट आता है, नीचे से बाइंग फोर्स अच्छी मिली हो और 3 4 क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आए हो। तो आप पीपीएल फार्मा के रिजल्ट देख लीजिए, 5 क्वार्टर में से एक क्वार्टर बस नेगेटिव गया था, वो भी दिसंबर 24 वाला। ईपीएस 17%, 327%, -64, +52, +8, सेल्स राइज 12 17 13 8, और लास्ट क्वार्टर में फ्लैट सेल्स रही है। और मार्जिन इनकी इंप्रूव होती हुई दिखी है। और जिस आपका एक्सपेंशन प्लान इनका बना हुआ है, ये तो ट्रंप वाला लफड़ा बीच में आ गया जो फार्मा पे आ रहा है, तो उसके प्रेशर की वजह से अटका हुआ है। नहीं तो ये स्टॉक अपना बेस बिल्ड कर रहा है। दूसरा, इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन दिख रही है। आप बोल रहे हैं पूरी बाइंग फोर्स अगर आप नीचे से देखेंगे तो इस स्टॉक में 85 वीक्स में 376% की बाइंग फोर्स थी। तो उसको केवल एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्प्शन खत्म हो चुका था। लेकिन अगर ये ट्रंप वाला लफड़ा नहीं आया होता तो ये अब तक अपना सिकुलर बुल रन रिज्यूम कर चुका होता। तो ये चीज में डिफरेंस है। और दूसरी चीज, पीपीएल फार्मा बीइंग जिस प्रमोटर ग्रुप का स्टॉक है, पिरामल एंटरप्राइज जब 30% गिरा था तो हम बायर थे उसमें, तो ये प्रमोटर ग्रुप भी इसमें एक चीज शामिल होती है जिसको स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में कहते हैं गुड पेडिग्री स्टॉक। कि आप प्रमोटर किस उसका है, तो ये पैसा देने वाला प्रमोटर है, इस प्रमोटर ने हमेशा पैसा कमा के दिया है। तो इसीलिए मैं पीपीएल फार्मा में इतना इंटरेस्टेड हूँ, और इसीलिए मैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में भी इसलिए इतना इंटरेस्टेड था। आप देखिए वो स्टॉक 50% चला है, इसको भी साथ में चलना था। ट्रंप वाला लफड़ा ना हुआ होता फार्मा वाला, तो ये अब तक तो आराम से कहीं भी 260 270 के आसपास होता। तो एक बात बताओ फिर, इसी तरह उसमें नवकार कॉप देखना, क्या वो भी इसी कैटेगरी में बैठता है? नवकार कॉर्प बिल्कुल बैठा है सर। नवकार कॉर्प में जितना बेस बनना था, आप देखिए 2016 में इसने बाइंग क्लाइमेक्स किया था, आज आ गया कितना 2025, यानी लगभग 8 9 साल निकल चुके हैं। और नीचे से आप बाइंग फोर्स पकड़ो, 22 रुपए से बढ़ के 162 रुपए तक आया था। तो जो 9 साल पहले जिन्होंने लिया था या जो फंसे हुए थे, 9 साल का पेशेंस सबका खत्म हो चुका है, वीक लॉन्ग सारे एलिमिनेट हो चुके हैं। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आज से ये स्टॉक हमारी एक्टिव वॉच लिस्ट में बना हुआ है। पिछले पूरे हफ्ते में अगर आपको बताऊं, 17 जुलाई से इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम क्लियरली इसमें दिख रहा है, इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट दिख रहा है। अगर ये ब्रेकआउट देता है 137 के ऊपर तो हम अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड करेंगे 161 के लिए, और 161 निकल गया तो ऑल टाइम हाई तक के लिए प्ले करेंगे। 9 साल हो गए बाइंग क्लाइमेक्स हुए, 7 8 साल बाद के बाद तो चीजें ठीक सुधरने लगती हैं। इसमें एक बड़ी वजह यह भी है कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, जिसकी अभी आप बात कर रहे थे, उसने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया और उन्होंने इस कंपनी को टर्न अराउंड किया है। सो इस क्वार्टर के नंबर्स के बहुत स्ट्रांगली कम बैक थे। सो उस लिहाज से भी इस पर अदरवाइज फंडामेंटल तौर पर नजर रखिएगा आप।
जितेंद्र जी का एक सवाल आया है DEE डेवलपमेंट इंजीनियर्स को लेकर। इन्होंने 322 रुपए के दाम पे खरीदारी की है, क्या एवरेज करें या एग्जिट कर जाएं? डी डबल ई डी डेवलपर। सर डी डेवलपर में 272 रुपए टूटना नहीं चाहिए था। परसों भी टूटा, कल भी टूटा, लेकिन क्लोजिंग मैनेज हो रही थी। आज फाइनली डिसाइसिवली नीचे क्लोज हो रहा है। तो अगर ये 272 के रेट कुछ गलत आ रहा है क्या? डी डेवलपर पूछा है ना सर आपने, ये जी डी ये नहीं, प्लास्टिक के आप ये मत देखिए, ये गलत है। DEE डेवलपमेंट। हाँ डी डबल 272 के नीचे आज डिसाइसिव ऐसा लग रहा है कि क्लोज कर देगा। क्लोजिंग तक वेट कीजिए, अगर 272 के नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर स्टॉक में थोड़ा सा 20-25 रुपए का और डाउन मूव बनेगा। और रिजल्ट लास्ट क्वार्टर थोड़े से ठीक आए थे और सामने रिजल्ट वापस से खड़े भी है। 11 अगस्त को रिजल्ट है, तो रिजल्ट अगर थोड़े भी ठीक आते हैं तो स्टॉक बाउंस बैक कर जाएगा। बट फिलहाल 272 के नीचे क्लोज हो रहा है, तो 20 रुपए की डाउन साइड की गुंजाइश खुल रही है इसमें। ओके। सयंतन दत्ता साहब का एक सवाल आया है। इनके पास जूनिपर होटल के शेयर हैं 287 रुपए के दाम पे, और ये एक इन्वेस्टर है। फिर भी इनका ये कहना है कि 280 का स्विंग लो इसने तोड़ दिया है, अब क्या करना चाहिए? सर जूनिपर पे अगर आप ध्यान से कमेंट्री मेरी सुने होते तो मैं बार बार ये कह रहा था 280-300 इज अ गुड बाइंग जोन ऑन बुलिश एविडेंस। अभी तक कोई भी बुलिश एविडेंस जूनिपर में नहीं मिला है। आज पहला इंडिकेशन मिलना स्टार्ट हुआ है, वो भी अगर आप देखेंगे तो 12:55 की कैंडल पे एक पहला रिवर्सल स्ट्रक्चर बना है इंटरडे चार्ट पे। तो आज की क्लोजिंग अगर 282 के ऊपर आती है, हैमर कैंडल की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये पहला बुलिश एविडेंस हो जाएगा। तो आज के लो के स्टॉप लॉस से बाइंग और ऊपर में 330, 340 और 345 का टारगेट खुलेगा। तो बुलिश एविडेंस का वेट कीजिए, ये बाइंग जोन में है। बाइंग जोन में आने का मतलब ये नहीं होता है कि आप तुरंत बाई कर लें, क्योंकि अगर एविडेंस नहीं मिला तो वो 2-4 महीने कंसोलिडेशन में भी चला जा सकता है स्टॉक। हमेशा रिएक्शन के बाद ही खरीदा कीजिए। ले चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट बाइंग जोन में 345 तक का टारगेट दिख रहा है। 345 तक का टारगेट दिख सकता है, बट इन कंडीशंस पे एक बार आप जरूर नजर रखिएगा। इसके अलावा सुमीर साहब का एक सवाल आया। इन्होंने सिंधु ट्रेड पे खरीदारी कर रखी है 32 रुपए के दाम पे, यहां क्या करना चाहिए? 3% का स्टॉप लॉस था और मैक्सिमम स्टॉप लॉस 30 रुपए 70 पैसे का था। अगर आपने नहीं काटा तो स्टॉप लॉस काटना सीखिए। 3% का स्टॉप लॉस काट के अगर आपने कैपिटल खाली कर ली होती तो कल जब स्टील एक्सचेंज हमने बाई दिया था और आज सुबह 9.5% आपको रिटर्न मिल रहा था, तो आपका लॉस कवर होके उससे 3 गुना आप प्रॉफिट में खड़े होते। तो अगर ट्रेड ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस लगाना सीखिए, क्योंकि मेरे स्टॉक 60-65% से ज्यादा सक्सेस रेट मेरा नहीं है। अगर आप छान छान के वो 35% कचरा अपने पोर्टफोलियो में रखे रहेंगे तो आपके पास कैश ही नहीं रहेगा अच्छे शेयर खरीदने के लिए। तो 30 रुपए के नीचे तो आपको एग्जिट कर ही लेना चाहिए था। नहीं किया है तो एक पुल बैक का वेट कीजिए, 28 रुपए तक वहां पे एग्जिट कीजिएगा। जी। प्रिया जसरोतिया जी पूछ रही हैं कि इंडिया ग्लाइकॉल इन्होंने खरीद रखा है, क्या करना चाहिए इसमें? इंडिया ग्लाइकोल आपने खरीद रखा है तो एक बार होल्ड कीजिए। ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म पुल बैक खत्म हुआ है और इस स्टॉक में बाउंस बैक आएगा 1930 रुपए तक। साथ में सामने रिजल्ट खड़ा है 7 अगस्त का और स्प्लिट होने वाला है ये स्टॉक 12 अगस्त को। आपको याद दिला दूं, रिलायंस भी अपना स्प्लिट का जो लिक्विडिटी बढ़ी थी वो झेल नहीं पाया था। बजाज फाइनेंस हमने सेकंड एग्जांपल सामने ही देख लिया कि वो अपना स्प्लिट के बाद जो लिक्विडिटी बढ़ी वो नहीं झेल पाया। तो इस स्टॉक में भी सिमिलर चीज, ये भी कोई अलग नहीं होगा। जनरल वही रूल है कि स्प्लिट बोनस के बाद जब नंबर ऑफ स्टॉक की लिक्विडिटी बढ़ती है तो स्टॉक कुछ समय डाउनवर्ड प्रेशर में रहता है। तो आई वुड सजेस्ट 1930 के आसपास जब भी आए 2-4 दिन 5 दिन में प्री स्प्लिट आप निकल जाइएगा। तो आपको एक राय इंडिया ग्लाइकॉल के संदर्भ में दी गई है। करीब करीब 1-1.5% के आसपास का ड्रॉप यहां पर देखने को मिल रहा है। ABFRL पे ध्रुव साहब पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, आपकी राय? ABFRL 80 रुपए जाते हुए दिख रहा है सर, जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बन, और इसका रिजल्ट है आज ही कल में रिजल्ट है 6 अगस्त, शायद आज ही रिजल्ट है इसका। रिजल्ट अगर अच्छा आया और 80 रुपए के ऊपर निकला तो इसमें बड़ी तेजी 108 रुपए तक की डेवलप होगी। फिलहाल 80 रुपए आते हुए दिख रहा है। रिजल्ट का अगर कोई भी नेगेटिव रिएक्शन आता है तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। फिलहाल यहाँ से 80 जाते हुए दिख रहा है। 80 निकला तो 108 रुपए का टारगेट खुलेगा। ओके, 80 खुला निकला तो 108 तक के टारगेट्स यहाँ पे खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं।
इसके अलावा थैंक यू शेख साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा, इन्होंने L&T फाइनेंस शेख साहब ने लिया हुआ है 205 रुपए के दाम पे। इसका क्या करना चाहिए इसमें, पहली चीज़। दूसरा, इन्होंने एक आपसे पूछा है शेख साहब ने कि बाइंग क्लाइमेक्स, आप अक्सर ये वर्ड यूज़ करते हो, ये इसका मतलब क्या होता है? तो बाइंग क्लाइमेक्स का मतलब होता है, अगर टेक्निकल भाषा में समझाएं तो एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में एकदम वर्टिकल अपमूव विद हायर वॉल्यूम। ये टेक्निकल भाषा हो गई। आपकी और मेरी समझने वाली आम भाषा में ये है कि इंस्टीट्यूशन ने आपको माल पहना दिया है, अब आप उसकी माला बना के गले में पहने रहिए। वो स्टॉक धीरे धीरे करके पहले 50% गिरेगा, फिर 80% गिरेगा, फिर 7-8 साल उसी तरह नीचे पड़ा रहेगा। तो अभी कोई स्टॉक नवकार कॉर्प हमने जैसे डिस्कस किया, 2016 में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, इंस्टीट्यूशन ने आपके गले में माला पहना दी थी। आज 9 साल बाद भी आप गले में माला पहने हैं और वो ऑल टाइम हाई से अभी भी 50% दूर है। ये है बाइंग क्लाइमेक्स का मतलब। ओके, और इनका सवाल था L&T फाइनेंस पर, यहाँ क्या करें? सर, L&T फाइनेंस से पहले शो के स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, बैंक निफ्टी वीवैप के ऊपर आके सपोर्ट ले रही है, यहाँ से नया डे हाई बन सकता है। तो वहां से ऑलरेडी 200 पॉइंट चल चुकी है, बैंक निफ्टी नया डे हाई बन चुका है। L&T फाइनेंस पे आ जाए तो 202 के स्विंग लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। 196 184 मेजर सपोर्ट जोन है, वहां तक ये टेस्ट करने आ सकता है। ऑन द डिप्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को एक्यूमुलेट करना चाहिए। 2-3 साल में ये स्टॉक आपको 500 प्लस के टारगेट देगा। तो 2-3 साल में 500 प्लस के टारगेट देगा, वो 2-3 साल इज इंपॉर्टेंट। लेमन ट्री होटल खरीद रखा है 145 रुपए के दाम पर, यहां पे क्या करना चाहिए? सर, मेरी मतलब होटल वाले स्टॉक में दो ही स्टॉक अब मेरी वॉच लिस्ट में रह गए हैं। एक है लेमन ट्री, एक है जूनिपर होटल। इन दोनों में मेरे को बड़ी अपसाइड दिखती है। बाकी आईटीसी होटल, ताज जीवी के होटल, सामी होटल, तीनों में हमने ट्रेडिंग बेट्स दिए थे जिनमें 20% के रिटर्न तीनों में बने हैं, बुक करा चुके हैं। अब केवल दो स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में रह गए होटल से। पहला जूनिपर, अगर बुलिश एविडेंस मिला तो 345 तक के लिए प्ले करेंगे। सेम चीज इज विद लेमन ट्री, पुल बैक और करेक्शन मोड में है। बेस रीटेस्ट करने आता है 140 133 की जोन में। तो एविडेंस पे मैं बायर रहूंगा, क्योंकि ये स्टॉक मेरे को करीब करीब 200 सवा 200 रुपए जाते हुए दिख रहा है। फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रेडर्स के लिए अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ओके, इसके अलावा असगर अंसारी साहब, पहले तो ये काफ़ी निराश है, 9 लाख के पोर्टफोलियो में 2.5 लाख के घाटे में है ये। इनके पास सेल के 500 शेयर हैं 138 रुपए के दाम पर, और ये काफ़ी लंबे अवधि के लिए रख भी सकते हैं, क्या करना चाहिए इसमें? सर, ये सवाल आपने पहले भी पूछा था कि लंबी अवधि के लिए रख सकते हैं। उस समय सेल चल रहा था मेरे ख्याल से 117-18 रुपए, उसी के आसपास था। और उसी के आसपास 128 रुपए का टाटा स्टील था। तब भी मैंने आपको कहा था कि कन्वर्ट करके टाटा स्टील में चले जाइए। टाटा स्टील कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा, और ये पीएसयू है, बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, ये यहीं का यहीं मिलेगा। तो एग्जैक्टली वही हो रहा है कि बाइंग क्लाइमेक्स के बाद ये वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। टाटा स्टील 128 से 163-64 तक जा चुका है। वापस वो 100 अगर 50-155 की रेंज में कहीं मिल जाए आपको, वहां पे आप ले लेंगे तो वो फिर 250 तक चला जाएगा। ये तब भी आपको 140-145 की रेंज में मिलेगा। तो आपको डिसाइड करना है लॉन्ग टर्म में आपको टाइम वेस्ट करना है, या बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक से हट के जिसमें ग्रोथ है, ग्रोथ स्टॉक में जाके पैसा कमाना है। अगर आपको दिल से ये स्टॉक पसंद है, मोहब्बत है, तो बिल्कुल अपने दिल के करीब रखिए। बट अगर आपका पैसा कमाने का मकसद है, तो बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक से निकल के यहां भी टाटा स्टील में अपने पैसा लगा दिया तो 2 साल बाद स्टील अथॉरिटी यहाँ से 10-20% ऊपर नीचे मिलेगा, टाटा स्टील यहाँ से आपको 60-70-80% ऊपर मिलेगा। ओके, एक सवाल इंदर जी का आया है टाटा मोटर्स को लेकर, 850 रुपए के दाम पे खरीदारी है, क्या करना चाहिए इसमें? टाटा मोटर 608 रुपए मिले तो एवरेज करके बैठिए शांति से, वापस 810 रुपए का प्राइस आपको मिल जाएगा। तो टाटा मोटर्स के लिए साफ सीधी राय, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, हेमंत भारतीय साहब का सवाल है, क्या बाय करना चाहिए? रिलायंस इंडस्ट्री सर 1200 में बाई करना चाहिए था, जहां मैंने बाई किया था 1520 में क्लियर रिजेक्शन सेलिंग दिख रही थी। जहां पे मैंने सेल किया था वहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए थी। अब रिलायंस बेस बना रहा है जो 4-6 महीने, अब यहाँ से बेस बनेगा, उसके बाद रिलायंस में अप ट्रेंड चालू होगा। तो अगले 4-6 महीने तो कंसोलिडेशन में जाएगा।
तो बाइंग करने का कोई मतलब बनता नहीं है। हालांकि सपोर्ट जोन पे खड़ा है, बट रिएक्शन पॉजिटिव नहीं है सपोर्ट जोन से। तो पॉजिटिव रिएक्शन का वेट कीजिए, जो मेरे को नहीं लगता 3-4 महीने के पहले बनेगा। तो अगले 6 महीने कंसोलिडेशन में जाएगा, उसके बाद ये अपनी 2000 तक की जर्नी रिज्यूम करेगा। नरेश शर्मा साहब पूछ रहे हैं, इन्वायरो इंफ्रा 233 के दाम पे खरीदारी कर रखी है, क्या ये 350 तक जाएगा? नीचे में सपोर्ट जोन इसकी 246 से लेके 230 है, जो मोस्ट लाइकली प्रोटेक्ट होती हुई दिख रही है, क्योंकि इस पूरे डाउन मूव में एकदम ड्राइड अप वॉल्यूम है। तो जिस भी दिन ये स्टॉक 275 280 के ऊपर ब्रेकआउट लेगा, 320 तक तो आराम से आ जाएगा। 300। आप फिलहाल तो बने रहिए, नंबर्स के ऊपर नजर रखिएगा, जैसे जैसे नंबर्स अकॉर्डिंगली प्ले करेंगे उसके हिसाब से एक स्टॉक सर प्ले करें। पुरानी मोहब्बत चली, हाँ जैन साहब। एक पुरानी मोहब्बत चली। हाँ बताइए ना। ईआईडी ईआईडी पैरी हाँ हाँ। 1000 रुपए में आपने डिस्कस किया था, 1000 रुपए में वहां से 1200 आके फिर कंसोलिडेट करके आज फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है। जैन साहब, ये शुगर का इकलौता ऐसा शेयर है जो चीनी से बिल्कुल अलग चलता है। अगर सेक्टर उल्टा जाएगा तो ये सीधा जाएगा, सेक्टर सीधा जाएगा तो ये उल्टा जाएगा। लेकिन बहुत अच्छा इस समय आपने पिक किया इसको, डे हाई के आसपास ये आईडी पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये आईडी पैरी एक बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिली, 1235 के आसपास पहुंच भी गया है। जैन साहब चलो, अच्छा शुगर की बात हुई है तो बजाज हिंदुस्तान मुमताज अंसारी साहब के पास है, क्या किया जाए इसमें? बजाज हिंद, ये अगेन सर 2680 के ऊपर ब्रेकआउट दिया था, 10% का मूव मिला था। हमने उस समय ब्रेकआउट प्ले भी किया था। उसके बाद हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 2680 रोक के ये वापस से अप मूव देगा, बट इसने ब्रेकडाउन दे दिया। ब्रेकडाउन देके लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट 22 रुपए 40 पैसा था, जो कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ से लॉजिकली, चूंकि आईडी पैरी लीडर चल रहा है, तो इन सब स्टॉक्स में बाउंस बैक बनना चाहिए। तो करीब करीब 25 25.5 तक का बाउंस बैक आते हुए दिख रहा है। बट दैट बीइंग सेड, मैं अगर मेरे को खरीदना भी होगा ना, तो मैं वेल्थ क्रिएटर ईआईडी पैरी ही हमेशा चूज करूंगा। बजाज हिंदुस्तान में अभी नहीं सिलेक्ट करूंगा। ओके। एक सवाल आफ्ताब जी का आया है, इन्होंने सूर्या रोशनी ले रखा है 346 रुपए के दाम पे, और आईजीएल ले रखा है 225 रुपए के दाम पे, क्या करें इन दोनों में? सर अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, आईजीएल से आप निकल के गेल में चले जाइए। आईजीएल का चलना बहुत मुश्किल है, जिस आपका स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन है। मेरे को लग रहा है पुल बैक भी कंप्लीट हो चुका है, और अब ये बहुत खींचा तो 230 और 170 इस रेंज में कम से कम 3-4 साल काट सकता है, जिस आपका स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन है। सामने गेल में अगर 3 साल का समय दे देंगे, तो वहां पे बहुत अच्छा पैसा कमा लेंगे। तो आईजीएल से तो एग्जिट कर लेना चाहिए, चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो चाहे लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो। दूसरा, सूर्या रोशनी करेक्शन कंप्लीट करके वापस से ठीक ठाक बाइंग फोर्स दिया है, और अब बॉक्स बना रहा है। बॉक्स का ब्रेकआउट अगर बनता है 355 के ऊपर, तो आई वुड बी ए बायर फॉर 425। बट जब तक 355 के नीचे है, ये इसी रेंज में कंसोलिडेट करेगा, 280 355 इस रेंज में। तो आपको एक राय दी गई है सूर्या रोशनी के संदर्भ में। इसके अलावा 2-3 नामों में एक रैलिस इंडिया के ऊपर सवाल आया है, अलकेश मकवाना साहब का। ये एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं, करें क्या इसमें एंट्री? सर मैं स्टॉक का नाम मिस कर गया। रैलिस इंडिया। रैलिस रैलिस में 2 बार हमने ब्रेकआउट प्ले करके 7-7% ले लिया है। मतलब साल भर की एफडी का रिटर्न 3-3 दिन में हम लोग निकाल चुके हैं 2 बार, और उसके बाद से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। जो रिजल्ट आया था, रिजल्ट के बाद वाली कैंडल का हाई जो बना था 385 रुपए 75 पैसा, ये बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो इस स्टॉक को, और पिछले 7 दिन से ये वहीं वहीं जाके बार बार अटक रहा है। अगर आपको लेना है तो 386 का ब्रेकआउट आने दीजिए, उसके बाद लीजिएगा, तो आपको 425 मिल जाएगा। लेकिन अगर 386 के ऊपर ब्रेकआउट फेल किया, तो वर्टिकल डाउन मूव भी आ जाएगा। तो 386 के ब्रेकआउट को कंफर्म होने दीजिएगा, उसके बाद अगर लेंगे तो 425 रुपए मिल सकता है। पैटर्न अच्छा डेवलप हो रहा है। ओके। पुनीत शर्मा साहब का सवाल है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को लेकर। उन्होंने पूछा कि इसकी इंट्राडे रेंज थोड़ी टाइट दिखाई पड़ रही है, आप भी कुछ ऐसा देख रहे हो क्या? सर इंट्राडे के लिए जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ना कभी था ना कभी है, और जिस आपका उसका बीटा है, मेरे को लग नहीं रहा कभी बहुत कभी आगे बढ़ के बीटा उसका बढ़ गया तो अलग बात है। बट दिस इज नॉट ए स्टॉक टू प्ले इंट्राडे, क्योंकि ये लो बीटा काउंटर है। 50% का मूव दिया है, उसके बाद से अप्रैल से लेके अभी आज अगस्त आ गया है, ये कंसोलिडेशन मोड में है।
आपको अगर ट्रेडर है तो ये आपकी वॉच लिस्ट में नहीं होना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो अगर ये पहले रेंज के बॉटम 276 पे मिला तो बाई कीजिए, या फिर रेंज का ब्रेकआउट दे 328 का तो बाई कीजिए। दोनों केस में आपको टारगेट ऑल टाइम हाई के ऊपर का मिलेगा। तो इंट्राडे स्टॉक नहीं है, सो उस हिसाब से मत सोचिएगा ऐसे। प्रदीप दिदवानिया साहब पूछ रहे कि तत्व चिंतन और दीपक फर्टिलाइजर में से कोई एक बेहतर? दीपक फर्टिलाइजर में सर स्टॉक, दीपक फर्टिलाइजर का चार्ट ठीक है, लेकिन ब्रेकआउट के बाद मोमेंट 118 दिन का कपनल पैटर्न ब्रेकआउट आया था 1450 पे, वहां से 1750 1730 तक गया था, 1750 तक गया था, और उसके बाद से करेक्टिव मोड में है। तो दीपक फर्टिलाइजर अभी जब तक ये करेक्शन कंप्लीट नहीं होता है मैं बायर नहीं हूं। वहीं पे तत्व चिंतन का रिजल्ट आया था, रिजल्ट के अगले दिन फ्राइडे 25 जुलाई को ये गैप अप खुला था और बड़ी कैंडल बनी थी जिसका हाई 1218.50 है और लो 1056.85 है। पिछले 3 6 आज 7वां दिन है उसी के अंदर चलते हुए। तो तत्व चिंतन मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा है। या तो ये नीचे 1050 के पास कोई बुलिश रिजेक्शन बने तो बाई बनेगा, या फिर ये रेंज का ब्रेकआउट दे 1220 के ऊपर तो बाइंग बनेगा। दोनों केस में बाइंग बनेगा, ऊपर में 1500 तक के टारगेट आ सकते हैं। बट लेवल्स बहुत ध्यान से नोट कीजिए कि बताया क्या जा रहा है। या तो नीचे रिजेक्शन मिले रेंज पे तो बाई करना है, या ब्रेकआउट मिले तो बाई करना है। ये दोनों चीज नहीं हो रही तो बिल्कुल बाई नहीं करना है। ओके। जॉर्डियक एनर्जी अनिल लोहान साहब के पास है 450 रुपए के दाम पर, शॉर्ट टर्म में वॉल्यूम थोड़ा लो रहता है, क्या किया जाए इसमें? तो जोडियाक एनर्जी में 7 दिन में 75% चला था स्टॉक, उसके बाद से करेक्ट करके 50% रिट्रेसमेंट 438 पे कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से ये बेस बना रहा है, ये ऑलरेडी बेस 20 मई से बनता हुआ आ रहा है, अभी 2-3 महीने और बनेगा। तो अभी बहुत जल्दी इसमें कोई अपमूव नहीं आएगी, बट 75% का बाइंग फोर्स था, तो कंसोलिडेशन को मैं बुलिश कंसोलिडेशन मान रहा हूँ। अगर ब्रेकआउट अभी इस जंक्चर पे ब्रेकआउट पॉइंट है 490 पे, 490 निकला तो अपमूव कंटिन्यू होगी, बट आई एम श्योर 2-3 महीने और ये बेस बना के ये जो 490 का ब्रेकआउट पॉइंट है इसको नीचे लाएगा। जब वो नीचे आ जाएगा, बेस कंप्लीट हो जाएगा, तब बाइंग की हमारी इंटरेस्ट आएगी। अभी 2-3 महीने कंसोलिडेट करते दिख रहा है। ओके। इसके अलावा एक सवाल आया है पवन जैन साहब का, ये टीसीएस में एंट्री करने की बात कर रहे हैं, क्या करनी चाहिए इन्हें भी? सर अगर आप एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 2-3 साल 4 साल वाले, तो कर लीजिए, नहीं तो आप आईटी को इस समय छोड़ दीजिए। आईटी में कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल भी नहीं दिख रही हैं। तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तो नहीं है, अगर हाँ एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर हैं तो एक बार को आप एंटर कर सकते हैं। अनंत राज बावा दित्ता साहब के पास है 530 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए इसमें? सर जैसा आपका पैटर्न है एक बार होल्ड कर सकते हैं, 648 रुपए जाते हुए दिख रहा है। बट अगर ये 530 520 की जोन तोड़ता है तो मैं अपनी वॉच लिस्ट से बाहर कर दूंगा। हमारी एक्टिव वॉच लिस्ट में है ये स्टॉक। और सिद्धार्थ नाथ साहब पूछ रहे हैं कि नेटवेब 2276 में ले रखा है, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या होने चाहिए इसके? नेटवर्क तो मैंने कितनी बार बोला था परसों के सेशन में मंडे को कि 2379 का टारगेट है, 2340 आ गया है, स्टॉक में प्रॉफिट बुक करके निकलिए। 2 दिन में आपको 1 साल की एफडी का पैसा मिल रहा है, इसको बेचिए, बुक कीजिए, निकलिए। 2084 का लिया है, 2340 आ गया है। आप लोग 1-1 साल की एफडी का पैसा 3-3 दिन में मिल रहा है, और अगर आप लोग बुक नहीं कर रहे हैं तो आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे हैं। तो निकलिए स्टॉक से, इसका मूव खत्म हो चुका है। अगर ये गलती से भी 2080 तोड़ दिया तो एकदम वर्टिकल डाउन मूव भी आ जाएगा। निकलिए स्टॉक से, खत्म हो गया इसका जो ट्रेडिंग एक्टिविटी, जो पैटर्न बना था वो निकल चुका, खत्म हो गया। अच्छा, वो एक और नाम याद आया अभी अभी। सवाल है निशान सारंग साहब का नेटवर्क 18 को लेकर, 60 रुपए के दाम पे खरीदारी है, होल्ड करें या निकल जाएं? नेटवर्क 18 जब तक 54 रुपीज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, आपको आराम से नेटवर्क 18 होल्ड करना है। स्लो एंड स्टडी, ये पहले 65 रुपए जाएगा, 65 निकलता है तो फिर बड़े मूव आएंगे। अच्छा, बजिंग स्टॉक पे जाऊं उससे पहले जैन साहब, रिलायंस पावर अपर सर्किट कोई बदलाव? सर वही है, मैं एडीएजी में बिल्कुल भी नहीं प्ले करता हूं, लेकिन आपने जो सवाल पूछा था कॉन्ट्रा बेट का, 52 साढ़े 52 तक कॉन्ट्रा बेट के लिए आप चाहें तो प्ले कर सकते हैं। मैं बिल्कुल भी बाई करने की सलाह एडीएजी पैक में नहीं देता हूं। और जी एंटरटेनमेंट को लेकर कोई राय?
जी एंटरटेनमेंट ठीक लग रहा है, सॉरी, जी एंटरटेनमेंट 123 तोड़ने के बाद खराब हुआ है ऑन द डाउन साइड। अगला टारगेट 104 रुपए का है। मैं जी एंटरटेनमेंट में बायर रहूंगा क्योंकि मेरे को स्ट्रक्चरली चार्ट अच्छा लग रहा है, बट बाइंग में तब करना स्टार्ट करूंगा जब 123.70 का जो रेजिस्टेंस था, मतलब सपोर्ट था, जो अब रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, इसके ऊपर जब निकलेगा तब मैं जी में बायर रहूंगा। ओके, गौरव महेश्वरी साहब का सवाल है, पहले तो आपके प्रशंसक हैं, आलोक इंडस्ट्रीज को लेकर 21 की एवरेज है, अब 24 24.5 कब तक आ सकता है? 21.5 के ऊपर क्लोजिंग उस दिन किया था जिस दिन हम डिस्कस भी कर रहे थे थर्सडे को। 1134% वॉल्यूम राइज था, बट उसके बाद वापस नीचे आ गया। तो जब तक आलोक इंडस्ट्री अब दोबारा 21-28 नहीं निकलता है तब तक अप मूव नहीं रहेगी। हालांकि डाउन मूव अब ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। बहुत खींचा तो एक गैप छूटा हुआ है 17 रुपए के आसपास, उसको फिल करने आ सकता है, बट अगेन वो भी एक बाइंग जोन ही होगी। ओके, मोहित जी का एक सवाल आया है आयरेडा को लेकर। इन्होंने जी एंटरटेनमेंट भी ले रखा है, उसमें 25% लॉस है और आयरेडा में 25% लॉस है। ये पूछ रहे हैं क्या इन दोनों में ही बने रहें या इनमें से निकलकर पिरामल फार्मा वहां पर स्विच कर जाएं? दूसरा स्टॉक कौन सा था सर? आयरेडा आयरेडा और के जी एंटरटेनमेंट। जी में मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए सर। जी अभी 104 टेस्ट करने के बाद वापस से एक बार रिवर्स करेगा। इवेंचुअली इसको 123.70 निकालना है और 180-85 जाना है। अगर आप थोड़ा सा लंबा एक आध साल का समय दे सकते हैं तो डिप्स पे थोड़ा सा जी ऐड कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। मैं ट्रेडर हूं इसलिए मैं 123.70 के ऊपर ही बाई करूंगा। आप अगर इन्वेस्टर हैं तो 104 रुपए के आसपास जब जो मेजर सपोर्ट है वहां पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एडा आप चाहें तो निकल सकते हैं क्योंकि ये पहले 140 आएगा, यहाँ पे बड़ा बेस बनेगा, उसके बाद ये कहीं 196 234 जाएगा। जो जेंसॉल वाला लफड़ा हुआ है वो इवेंचुअली स्टॉक नहीं झेल पाया, वापस से मैनेजमेंट पे क्वेश्चंस उठने लगे हैं, तो इससे एक बार निकल सकते हैं। जहां तक पीपीएल फार्मा में जाने की बात है, आप पीपीएल फार्मा में जा सकते हैं, आप जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में जा सकते हैं, दोनों स्टॉक ठीक है। मेरे को अगर सेलेक्ट करना होता मैं भी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा सेलेक्ट करता। ओके, तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ज्यादा बेटर बेट है, लेकिन अगेन वो ट्रेडिंग के लिए नहीं है, जो थोड़ी देर पहले दूसरे सवाल के जवाब में जैन साहब ऑलरेडी बता भी रहे थे। चलिए अब रुक कर लेते हैं जरा बजिंग स्टॉक्स का। जैन साहब, आज बजिंग स्टॉक में वैसे तो कुछ भी आया हो, लेकिन बाजार ने शुरुआत में एक ही तरीके से रिएक्ट किया था। लुपिन नंबर्स अच्छे आए हैं, लेकिन बाजार ने आज शुरुआती इनो तेजी को भी फिजल आउट कर दिया। कैसे देख रहे हो आप लुपिन को? सर देखिए, फार्मा इंडेक्स पे जो ब्रेकआउट था 22,274 का, उसका एकदम वर्टिकल फेलियर आ गया। 3 हफ्ते सस्टेन करने के बाद लास्ट वीक में वर्टिकल फेलियर था, और करंट वीक में फॉलो थ्रू मूव भी है सिनेक्स फार्मा पे। फिलहाल चल रहा है 21,592 और टारगेट बन रहा है 20,500, यानी 1000 पॉइंट की डाउन मूव है। तो ये जितने भी फार्मा काउंटर है इनमें थोड़ी बहुत पिटाई होती रहेगी। बड़े स्ट्रक्चर पे लुपिन का ब्रेकआउट था, जो ब्रेकआउट अभी भी बना हुआ है। ऑन द डिप्स अगर आपको रिटेस्ट पे 1670 मिल जाए, क्योंकि वहां तक जाते हुए मुझे दिख रहा है 1670 मिल जाए, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट फिलहाल 1670 1700 रुपए की रेंज दिख रही है। ओके, ग्लैंड फार्मा यहां पर भी नंबर्स आए, करीब 215 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा 143 करोड़ रुपए से, और आय भी बढ़िया है, नंबर अनुमान से बेटर है। इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? सर ग्लैंड फार्मा धीरे धीरे करके 2171 जा रहा है। अगर उसके ऊपर निकला तो फिर बड़ी तेजी डेवलप होगी, और 200 300 300 रुपए की। दैट बीइंग सेड, चूंकि सीएमएक्स फार्मा एक्सट्रीमली वीक लग रहा है और ये काउंटर सामने स्ट्रांग लग रहा है, तो मैं इंडेक्स के साथ ज्यादा जाना चाहूंगा कंपेयर टू स्टॉक, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक की कैपेसिटी कम होती है, इंडेक्स की वेटेज ज्यादा होती है, तो इस लिहाज से मैं अवॉइड कर दूंगा। बट केवल टेक्निकली बात करें तो 2171 जाते हुए दिख रहा है, वो निकलता है तो और तेज होगा। ओके, कैंटाबिल के भी नंबर्स आए हैं और करीब करीब 15 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा आया 11 करोड़ रुपए के सामने, और रेवेन्यूज 160 करोड़ रुपए आया 127 करोड़ रुपए के सामने। इसको आप कैसे रीड कर रहे हो कि नंबर्स के बाद आज कैंटाबिल के अंदर रिएक्शन तो स्ट्रांग अपोजिट साइड पे आया है, 7% नीचे है, क्या किया जाए? सर रिजल्ट भी खराब आया है और चार्ट स्ट्रक्चर पे ब्रेकडाउन भी दिख रहा है। मेजर सपोर्ट 214 है, वो टेस्ट हो सकता है, और मेरे ख्याल से 214 अगर टूट गया तो लंबी डाउन साइड मिलेगी। 214 फिलहाल तो आते हुए दिख रहा है, वहां पे दोबारा रिव्यू करेंगे। ईपीएल
एसएल प्रोपेक लिमिटेड इसका पुराना नाम है। नंबर्स है इनके भी, 100 करोड़ रुपए का मुनाफा है, रेवेन्यूज में भी एक बढ़त आई है, अच्छे नंबर्स हैं, शेयर में रिएक्शन भी है, 4% ऊपर है। कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? सर ऊपरी स्तर से सेलिंग बहुत आई है, डे हाई से तो ऑलमोस्ट नीचे आ चुका है और वॉल्यूम 570% राइज है। बट ओवरऑल चार्ट पे कोई पैटर्न बना हुआ नहीं है, तो मैं अभी अवॉइड की लिस्ट में डालूंगा। नीचे जाते तो नहीं दिख रहा है, बट ऊपर जाने लायक उसमें स्ट्रेंथ एनर्जी भी नहीं है। इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉल और ग्लूकोज पीना पड़ेगा 2-3 महीने, उसके बाद चलेगा। डाउनसाइड बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है, बट अपसाइड नहीं है अभी। ओके, रेमंड रियल्टी इसके भी नंबर्स आए हैं और मुनाफा 16 करोड़ आया 7 करोड़ रुपए के सामने, रेवेन्यूज 374 करोड़ रुपए आया। हालांकि ये डीमर्जर के बाद कंपनी के शायद पहले नंबर आए हैं। सो आप कैसे रीड कर रहे हो रेमंड रियल्टी को कि नंबर्स के बाद रिएक्शन यहाँ भी स्ट्रांग है, 7% नीचे है, क्या किया जाए? तो देखिए, रियलिटी इंडेक्स में हमने डिस्कस किया था कि 3 साल के वीवैप 965 को 2 हफ्ते से प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर निकला तो एकदम मुंह के बल गिरेगा, और 965 निकलते से 895 बन चुका है। बट प्रॉब्लम ये है कि 895 बना तो है, टारगेट 800 रुपए का है, यानी यहाँ से अभी 10% रियलिटी इंडेक्स नीचे लग रहा है। तो इंडिविजुअल काउंटर्स भी पिटते हुए दिखेंगे, तो टेक्निकली वीक लग रहा है। अगर ये काउंटर 660 के नीचे निकलता है तो थोड़ी सी और डाउनसाइड गहराएगी, बट रियलिटी इंडेक्स में को यहाँ से 10% नीचे दिख रहा है, विच इज नॉट गुड फॉर इंडिविजुअल रियलिटी स्टॉक्स। और एक भारतीय हेक्साकॉम और देखिए, भारतीय हेक्साकॉम के भी नंबर्स आए हैं। नंबर्स तो ठीक ठाक है, लेकिन नंबर्स का रिएक्शन 3% नीचे कामकाज कर रहा है। सो कैसे देख रहे हो आप इसे? भारती 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 सर गैप डाउन किया है रिजल्ट के बाद। मेजर सपोर्ट 1751 पे है, अगर वो प्रोटेक्ट होता है तो फिर कुछ अपसाइड बनेगी। बाकी उसके बाद मेरे को अपसाइड डाउनसाइड दोनों नहीं लग रही है, इस साइडवेज ज्यादा लग रहा है काउंटर। चलिए, तो ये कुछ सवाल या कुछ स्टॉक जहां पर बस थी, खबरें थी, बजिंग स्टॉक को ही समेटते हैं और बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। शेयरों में एक सवाल आया है बोरोसिल को लेके, शंकर सिंह साहब का है, 616 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है, क्या करना चाहिए इसमें? बोरोसिल सर, बोरोसिल साइंटिफिक, बोरोसिल रिन्यूएबल और बोरोसिल कौन सा सर? लिमिटेड लिमिटेड। बोरोसिल लिमिटेड। ये भी बड़ी रेंज में है सर, वीकली चार्ट में एक बहुत बड़ी रेंज में है। नीचे 284 नहीं तोड़ता है, ऊपर 500 रुपए नहीं तोड़ता है। लोअर एंड ऑफ द रेंज से चला है, हायर लो बनाने की कोशिश है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि एक बार 420 और वो निकलता है तो अपर एंड ऑफ द रेंज 490 से 500 तक आ सकता है। वीकली चार्ट पर रेंज बनी हुई है अगस्त 2021 से, यानी 4 साल हो गए हैं। 4 साल बाद अगर रेंज के लोअर एंड से चला है तो रेंज का अपर एंड बनता है, तो 500 रुपए जाते हुए दिख रहा है। ओके, और एक सवाल और आया है, वो आया है रितेश जी का। इन्होंने लॉयड इंजीनियरिंग और मदरसन, संवर्धना मदरसन में एंट्री लेने की बात की है, कहाँ एंट्री करनी चाहिए? लॉयड लॉयड इंजीनियरिंग लॉयड इंजीनियरिंग लॉयड इंजीनियरिंग अभी एंट्री नहीं बनती सर, इसमें एक बुलिश पैटर्न फेल हुआ है 82 के आसपास। ये प्रोबेबली पहले एक बार 65 का लेवल टेस्ट कर सकता है। 65 के आसपास आप एंट्री देख सकते हैं ऑन बुलिश एविडेंस, तो एक बार 65 तक का वेट कीजिए। दूसरा स्टॉक कौन सा था सर? संवर्धना मदरसन। संवर्धना मदरसन 97 का सपोर्ट है, प्रोटेक्ट होने की कोशिश है। अगले हफ्ते में रिजल्ट है 13 अगस्त को, पहले रिजल्ट देख लीजिए, उसके बाद लेना या नहीं लेना डिसाइड करेंगे। बाकी जिस आपका स्ट्रक्चर है, वीकनेस है स्ट्रक्चर में। ओके, चलिए जैन साहब, आपसे आगे बातचीत जारी रखूंगा, थोड़ी देर के लिए आप ब्रेक लो। हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं, जरा उनसे भी हम बातचीत कर लें नंबर्स को लेकर। और नंबर्स आए और नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ केपी ग्रुप के सीएमडी हमारे साथ मौजूद हैं, श्री फारूक पटेल सर। फारूक सर नमस्कार। हर बार की तरह एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, और एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं बढ़िया नंबर्स देने के लिए पूरे ग्रुप की बाकी कंपनीज के। तो सर एक एक करके मैं सारी कंपनीज के ऊपर आऊँगा। पहले तो मैं शुरुआत करता हूँ केपी ग्रीन के नंबर्स के साथ, केपीआई ग्रीन के नंबर के साथ। नंबर्स तो अच्छे आए, लेकिन एक चीज़ और ऑब्जर्व की मैंने कि शायद आप लोग अब अपनी ऑल टाइम हाई जोग्राफिकल प्रेजेंस पे पहुंच चुके हो केपीआई ग्रीन के,
और उसमें जो एग्जिस्टिंग है वो तो ऑल टाइम हाई है ही, प्लस अपकमिंग भी बहुत नए एरियाज पे आ रहे हैं। सो क्या नंबर के की हाईलाइट रहे केपीआई ग्रीन के, क्या सिचुएशन है अभी कंपनी में? थैंक यू सुमित जी। केपीआई ग्रीन की स्पेसिफाइड बात करें तो ये क्वार्टर सबसे हाईएस्ट क्वार्टर रहा है अभी तक की हिस्ट्री में, जो 614 रेवेन्यू है और 111 उसका पैट है, और 3 गीगावाट के ऑर्डर इन हैंड है। 1 गीगावाट ऑलरेडी हम लोगों ने जो कहा था 2025 कैलेंडर ईयर में इंस्टॉल करेंगे, लेकिन ईश्वर की कृपा से वी हैव कंप्लीटेड 1 गीगावाट एज अ इंस्टॉलेशन कैपेसिटी। तो केपीआई में 4 गीगावाट ऑल टुगेदर हो जाएगा। केपीआई के पास स्ट्रांग इवैक्यूएशन, स्ट्रांग लैंड बैंक, और आपने देखा होगा कि उसको रिफर्म किया है इकरा ने ए पॉजिटिव के द्वारा भी, विच यू कैन सी इन दी प्रेजेंटेशन ऑल्सो। रहा सवाल कि केपीआई बढ़ रहा है आईपीपी की तरफ ज्यादा, जो नंबर्स आपको अगले सालों में बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही बड़े दिखने वाले हैं, क्योंकि केपीआई में 250 मेगावाट का एक सोलर का और 370 मेगावाट का एक हाइब्रिड का प्रोजेक्ट जो इंस्टॉलेशन चल रहा है। सो ऑल टुगेदर केपीआई के अंदर में अगर आप आईपीपी सेगमेंट की बात करोगे तो 1.7 गीगावाट का केपीआई के अंदर में आईपीपी एंड 2.3 गीगावाट का सीपीपी आना चालू है। तो 2026 का जो मार्च होगा वहां पर आप जब देखोगे तो इट विल बी समथिंग डिफरेंट केपीआई एज वी प्रिडिक्टेड। ओके, तो फारूक सर, जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज है वो आपकी, क्योंकि गुजरात में तो डोमिनेंस थी ही, महाराष्ट्र के कुछ एरियाज में आपने ऑलरेडी कामकाज शुरू कर दिया है, राजस्थान अपकमिंग है, और ईस्टर्न पार्ट में क्योंकि आप एक्सट्रीम एंड से यानी वेस्ट साइड से एक्सट्रीम ईस्ट साइड पे जा रहे हैं, सो यहां पर नई कैपेसिटीज कब तक ऐड होने की उम्मीद हम लगा के चलें? दूसरा, आपने बोला आईपीपी पे ज्यादा बेटर रियलाइजेशन है क्या, क्योंकि सीपीपी से अब आप केपीईएल में भी आप शिफ्ट कर रहे हो आईपीपी की तरफ, तो आईपीपी क्या बेटर रियलाइजेशन मान के चले हम? आईपीपी इज अ कैपिटल इंसेंटिव तो है, लेकिन इसका एबिडिटा आपने देखा होगा तो 90%, 80 to 90% के बीच में रहता है, और आईपीपी के लिए 25 साल का एबिडिटा इस तरह से रहता है, यानी एक सस्टेनेबल रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स की तरफ आप देख सकते हो इसको। दूसरा कि जैसे आपने कहा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उसकी तरफ भी हम लोगों के स्टेप इन हो रहे हैं। महाराष्ट्र एंड गुजरात वी ऑलरेडी वी आर डूइंग गुड। सो आप देखोगे तो अगर प्रेजेंस वाइज देखोगे ज्योग्राफिकली तो वी आर ग्रोइंग ऑल इंडिया, और अगर आप आईपीपी की बात करोगे तो आईपीपी का एक तो कैपिटल इंसेंटिव तो है, लेकिन साथ साथ में जो ईपीसी या सीपीपी का वर्क जो कर रहे हैं उसका जो टैक्स पोर्शन है वो भी डेप्रिसिएशन के अंदर में कंपनी को अच्छा फायदा कर रहा है, जो वी आर वॉचिंग इन द रिजल्ट ऑल्सो। ओके फारूक सर, इस बार का पावर इवैक्यूएशन है तो ऑल टाइम हाई पर, लेकिन लास्ट क्वार्टर के एट पार है या स्लाइटली उससे बेटर है। सो इस बार क्यू ऑन क्यू बेसिस पे थोड़ी सी स्लगिश नंबर था, क्या अर्ली मॉनसून या ऐसा कुछ वजह रही? Q1 अगर आप देखो तो बेटर ही है 60 to 70%, लेकिन Q4 से Q1 थोड़ा सा ये रहा बिकॉज ऑफ द सीजनल थिंग्स, और एक महीना पहले अगर मॉनसून आ गई है तो उसका भी एक हमको इफेक्ट तो रहता है। फिर भी समहाउ टीम हैज डन द नंबर्स वाइज, दे हैव डन द वेरी गुड थिंग। रहा सवाल अपना इवैक्यूएशन वगैरह का, तो इवैक्यूएशन ये प्रोसीजर है, और वो प्रोसीजर में 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने लग ही जाते हैं, जिसका कभी किसी क्वार्टर के अंदर में 300 मेगावाट, 500 मेगावाट आ जाता है। अभी कंपनी के पास इनफ इवैक्यूएशन है, और इतना अच्छा इवैक्यूएशन है और इतनी अच्छी लैंड बैंक है कि अगला ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर के ऊपर में फोकस किया जाता है रादर देन द इवैक्यूएशन एंड द लैंड टुडे in the company. But next quarter you will find the good evacuation also, good land also, and the order also. ओके,
फारूक सर, दो प्रोजेक्ट्स पर और बात करूंगा। एक तो पीएम कुसुम, जिसका आप लोगों ने फाइनेंशियल क्लोजर ऑलरेडी कर दिया है, पहला पार्ट। दूसरा GUVNL, ये ऑर्डर को जरा समझाइए, किस तरह का ऑर्डर है, क्या इसका इम्प्लीकेशन रहेगा, कब तक हम इसको नंबर्स में आते हुए देखेंगे? सी कुसुम की, अगर पीएम कुसुम की बात करें तो पीएम कुसुम डीसीआर सेल के साथ में एक प्रोजेक्ट लगाने रहते हैं, जिसका पीपीए रेट हमारा एवरेज रेट 2.99 समथिंग है, जिसमें ठीक है। गवर्नमेंट की सब्सिडी वगैरह भी है, जिसमें हम लोग ने ऑलरेडी फाइनेंशियल क्लोजर भी कर दिया। और ये साल की एंड तक में, मीन्स ये फाइनेंशियल ईयर तक में हम लोग उसको प्रोजेक्ट को लाइव भी कर देंगे फॉर द कुसुम। वहां से आईपीपी का रेवेन्यू आपका शुरू हो जाएगा। सेम जीयूएनएल भी आईपीपी ही है, लेकिन उसमें डीसीआर नहीं होता है। ALMM2 अभी अगले महीने से लागू होगा। सो हम लोगों के पास उसमें 250 मेगावाट एसी एंड 370 मेगावाट एसी का एक प्रोजेक्ट, 50 मेगावाट, 200 मेगावाट, यूं ये सब मिला के 1.7 गीगावाट की तरफ कंपनी बढ़ रही है, जो अगले जून तक में 110% वी विल गेट द रेवेन्यू फ्रॉम दैट। Our mission is to 1000 crore revenue from this IPP business for the company as a KPI। KP एनर्जी में भी सेम तरह से कंपनी 20 मेगावाट पे थी, अभी 48 मेगावाट आईपीपी हो रहा है, दूसरा 100 मेगावाट की तरफ और बढ़ रहे हैं। और इवैक्यूएशन लैंड वगैरह ये और सारा फाइनेंशियल क्लोजर वगैरह और जा रहा है। तो GUVNL इज द गुजरात ऊर्जा निगम लिमिटेड। वहां जब जब भी टेंडर होते हैं हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे अभी केपीआई ने ₹3.64 में एक और बिड जीता 150 मेगावाट का। इसी तरह से गवर्नमेंट बॉडीज के साथ में काफी कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स हम लोगों को सीपीपी के भी और 25 इयर्स पीपीए के भी हमको ज्यादा मिल रहे हैं। अच्छा फारूक सर, अब आता हूं KPEL के ऊपर। एक डेल्टा का टाई अप जो आपने रिसेंटली अनाउंस किया, वो केपी ग्रीन में भी उसको कुछ कुछ ऑर्डर मिले हैं। सो जरा उसका इंप्लीकेशन बताइए। वो पूरे ग्रुप के अलग अलग हिस्सों में आप लोगों के लिए कामकाज हो रहा है, उसके लिए मतलब बेनिफिशियरी है। सो डेल्टा को हम कैसे, ये टाई अप को कैसे देखें? डेल्टा इज अ कंपनी, एक्चुअली डेल्टा फ्रॉम उसका जो मेन है बेस, बेस यानी बैटरी, इलेक्ट्रिकल जो बैटरी जो सिस्टम है यानी स्टोरेज सिस्टम, जो आज का अभी का हम लोगों की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है एज अ इंडिया। और हर जगह के ऊपर में 10% 15% बैटरी स्टोरेज सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है टुडे इन दी पूरे इंडिया के अंदर में, रिन्यूएबल की ग्रिड को स्टेबलाइज करने के लिए। तो हमारी कंपनी भी उस तरफ जा रही है। और अगर वहां पर जा रही है तो नेचुरली वी रिक्वायर्ड सम क्वालिफाइड एंड दी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के लिए कोई अच्छा सा पार्टनर हम खोज रहे थे। तो हमको बॉर्डर के ऊपर भी देखना, ध्यान देना था। तो हम लोगों ने डेल्टा से किया, क्योंकि डेल्टा बॉर्डर में भी नहीं लग रहा है और कंपनी बेंगलोर से है और उसका जो मदर कंपनी है वो चाइना से भी दूर है। सो वी आर टेकिंग दी वेरी गुड एडवांटेज फ्रॉम द डेल्टा एज ऑन टुडे। और इसी तरह से दूसरी कुछ कंपनियों के साथ भी हम लोगों ने टाई अप किया है, ताकि बैटरी स्टोरेज सिस्टम का स्पीड पकड़ ले हम लोग। ओके। और फारूक सर, KPEL के केस में भी कुछ IPP आप लोगों ने शायद गोइंग फॉरवर्ड ऐड कर रहे हो, उसका क्या हिस्सा है दूसरा? और KPEL के लिए क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हम अपकमिंग क्वार्टर के लिए देखे चले? KPEL बेसिकली विंड के EPC बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स कर रही है। और आगे भी आप देखोगे इन वेरी नियर फ्यूचर यू विल गेट इन अ KP एनर्जी ऑल्सो अ वेरी गुड प्रोजेक्ट्स। क्योंकि KP एनर्जी के अंदर में इसका खुद का आप देखोगे तो एक IPP भी अभी 100 मेगावाट का डिजाइन हो रहा है, उसका इवैक्यूएशन वगैरह भी CTU कनेक्टिविटी में मिल चुका है। और दूसरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इन पाइपलाइन है। इन वेरी नियर फ्यूचर यू विल फाइंड द वेरी गुड ऑर्डर्स ऑन द बोर्ड ऑल्सो। KP ग्रीन, इस पर आता हूं। तो KP ग्रीन के केस में एक US का ऑर्डर पहला, दूसरा बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्डर्स, तीसरा आपकी गुजरात यूनिट का प्रोडक्शन अब शायद फुल स्केल पे आ चुका है। सो वहां क्या नंबर्स हैं? लास्ट ईयर के वहां पर नंबर फुल ईयर के 700 करोड़ थे। अभी के 6 महीने के बाद ही SME प्लेटफॉर्म है, इसलिए हम लोग नंबर अभी डाल नहीं सकते। हम लोग 6 महीने के बाद सितंबर में ही डालेंगे। लेकिन रेस्ट अश्योर कि उसकी ट्रेजेक्टरी भी इसी तरह से ग्रोथ में ही जा रही है। और फुल
की जगह पे मैं यूं कहूंगा कि 70% केपी ग्रीन इंजीनियरिंग में यू कैन से 70% ग्रोथ के हिसाब से बहुत ही अच्छा, और 70% प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है वहां पर भी। और हम्म। रहा सवाल अमेरिका का, तो अमेरिका का एक छोटा ऑर्डर था जो हमको टैरिफ लगने से पहले हम लोगों ने उसको डिलीवर कर दिया है। सो हम्म। एज सच इन अ ग्रुप वाइज टैरिफ वगैरह का या इसका कोई भी बर्डन हमारे पे नहीं है। सुमित जी, फॉर योर नॉलेज, हम लोग डोमेस्टिक ज्यादा काम कर रहे हैं, और डोमेस्टिक काम करने की वजह से वी आर इन अ वेरी परफेक्ट मोशन रादर से। एंड यू विल फाइंड द होल ग्रुप वाइज, केपीआई हो, केपी एनर्जी हो या केपी ग्रीन इंजीनियरिंग हो, तीनों तीन कंपनी आपकी जिस तरह से मूव हो रही है, मूव ऑन हो रही है, मुझे लग रहा है कि ये ईयर विल बी अगेन आई से 60 to 70% ग्रोथ के साथ में निकलेगा। तो फारूक सर, अगर मैं सही समझ पा रहा हूं, केपीआई ग्रीन के थ्रू आप गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्रा को कवर करते हो। केपीईएल के थ्रू आप उत्तर प्रदेश को कवर करते हो, कर्नाटका को कवर करते हो, और केपी ग्रीन के थ्रू आप रेलवेज को भी कवर करते हो और हाईवेज को भी कवर करते हो। सो मोर और लेस पैन इंडिया प्रेजेंस तो आ ही गई अब। यू कैन से नॉट पैन इंडिया, लेकिन 70% ऑफ द इंडिया तो हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है। और फॉर दैट टीम स्ट्रेंथनिंग वगैरह भी सुमित जी, क्योंकि इतना बड़ा जब काम की तरफ जा रहे हैं तो टीम स्ट्रेंथनिंग हो रही है, बहुत सारे लोग बड़े बड़े रिक्रूट हो रहे हैं। यू हैव सीन इन लास्ट क्वार्टर ऑल्सो दैट वी हैव डन सो मैनी न्यू रिक्रूटमेंट। तो केपी ओनली नॉट ओनली एक्सपांशन टू द कंट्री वाइज, वी आर एक्सपांडिंग थ्रू अवर मैन पावर ऑल्सो। हम लोग को सारे के सारे फैक्टर्स आप देखोगे तो दिस कंपनी 2030 का जो टारगेट है ना 10 गीगावाट का, उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ने की उम्मीद हम लोगों को लग रही है। टुडे एज अ ग्रुप वाइज आप देखोगे सुमित जी, तो 5.9 गीगावाट ऑलरेडी वी हैव ओवर इन आवर हैंड। और आगे चल के मैं ये जरूर कहूंगा कि आगे चल के ये ऑर्डर्स मोर देन डबल होने वाले हैं। तो फारूक सर, दो और फ्यूचर एरियाज जिनके ऊपर आप काम कर रहे हो, पहला तो आता है ऑफशोर विंड। उसको लेकर आपने गुजरात, तमिलनाडु, इन एरियाज के ऊपर केटर कर रखा है। इसको लेकर क्या प्लान है? क्या अनटैप्ड मार्केट आप इसमें आइडेंटिफाई कर रहे हो? कब तक इसके नंबर्स या कब तक इसका इनिशिएशन हम कंपनी के अंदर देखना शुरू करेंगे? सी, आप यूं समझिए कि ऑफशोर इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट विद द डिक्लेरेशन ऑफ द वीजीएफ आल्सो, एंड दे हैव आइडेंटिफाइड टू एरियाज, वन इज गुजरात एंड वन इज तमिलनाडु। एंड जी। आपको ये मैं बता दूं कि गुजरात के अंदर जिस जगह को गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है, हम लोगों ने वहां पर नजदीक में बहुत सारे ऑनशोर काम कर चुके हैं। और हम वी नो द जोग्राफिकली हमारा प्रेजेंस, हम लोगों को पता है कि यहाँ पर कितना पीएलएफ होगा और लोकेलिटीज क्या है वगैरह। सो वी विल बी द फर्स्ट मूवर इन गुजरात फॉर दी ऑफशोर, एंड फॉर दैट बहुत सारे टाइप हो चुके हैं, बहुत सारी लैंड आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है जहां से हम लोगों को मटेरियल बना के वहां पर करना है। और बहुत सारे फॉरेन के साथ में भी हम लोग टाइप करने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग होगा और इसका रियलाइजेशन 3 साल के अंदर अंदर में शुरू हो जाना चाहिए। दैट इज व्हाट वी आर थिंकिंग टुडे। तो सर, ये केपीईएल के अंदर में आएगा ना? नहीं सर, इसमें 3 ट्रेजेक्टरी में होगा। केपी ग्रीन इंजीनियरिंग भी होगा, केपीईएल भी होगा एंड केपीआई भी होगा। तीनों तीन ओके। कंपनी इसके डिफरेंट डिफरेंट वे से इसका बेनिफिट ले पाएगी। ओके। अब दूसरा जो फ्यूचर काम, जो प्रोस्पेक्ट है, उसमें हाइड्रोजन स्टोरेज को लेकर आप लोग भी काम कर रहे हो और केपी ग्रीन उससे बहुत अग्रणी तरीके से काम कर रही है। सो वो भी एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव और शायद पहली बार होने जा रहा है। सो इसके लिए डेल्टा क्या उसमें इन्वॉल्व है? See, Delta is not involved in the hydrogen. There is some different companies are involved in the hydrogen, green hydrogen. और हम ओके। लोगों ने 1 गीगावाट का ऑलरेडी प्लांट डाल चुके हैं, और ये अक्टूबर के एंड में इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। और ये ऐसा पहला प्लांट होगा कि जो ग्रीन हाइड्रोजन पैदा भी करेगा और उसका इस्तेमाल भी उसी जगह के ऊपर में केपी ग्रीन इंजीनियरिंग द्वारा करवाया जाएगा, ताकि सारी के सारी चीजें श्योरिटी उसकी हो जाए। सेफ्टी पीरियड और सेफ्टी प्रिकॉशंस भी बराबर से ले लिए गए हैं, तो वो सब चेक चेक हो जाए। उसके बाद में बहुत बड़े पैमाने पे केपी हाइड्रोजन भी एक
अलग से एक वर्टिकल लेके, क्योंकि उसका अगर बैकवर्ड देखो तो इंजीनियरिंग में सोलर एंड विंड ही है, और फॉरवर्ड देखो तो वो ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर में तब्दील होता है. सो यू कैन से ऑफ कोर्स केपी इज ऑलवेज, ग्रुप इज ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन प्रोबेबिलिटी, ऑफशोर प्रोबेबिलिटी, और इसी तरह से बेस की प्रोबेबिलिटी को भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं. तो फारूक सर, क्योंकि आप शुरू से ही, जब से हम लोग से बातचीत शुरू हुई है, आप सस्टेनेबल एनर्जी और सस्टेनेबल रेवेन्यू, इस पे आपका हमेशा फोकस रहा है. अभी केपीईएल की जो आईपीपी है वो कितना है, एक. दूसरा, सस्टेनेबिलिटी के लिए गोइंग फॉरवर्ड क्या ग्रोथ ड्राइवर मान के चले हम, क्योंकि ऑफशोर विंड भी आप पहले ला रहे हो, हाइड्रोजन भी आप पहले ला रहे हो, सो क्या सस्टेनेबिलिटी के लिए हम मान के चलेंगे? केपीईएल की आप स्पेसिफाइड करोगे तो केपीईएल की आज 49 आईपीपी है, जो लास्ट ईयर में 20 थी. ओके. केपी ग्रीन की आप बताओ तो 0.2 थी, जो 0.45 मेगावाट यानी 500 के ऊपर मेगावाट क्रॉस कर लिया इसने. और एंड ऑफ द ईयर हम लोग 1.7 गीगावाट में केपीआई में पहुंच जाएंगे, और ऑल टुगेदर हम लोग करीब करीब 1.8 या 1.9 के करीब में ऑल टुगेदर आईपीपी वाइज हम लोग चले जाएंगे. एक तो ये आईपीपी का बिजनेस जो है वो 25 साल के लिए होता है, यानी सस्टेनेबल 25 साल हमारे पास हो गए. और सारे के सारे जो पीपीए हैं केपीआई के 200 छोड़ के, तो सारे के सारे पीपीए जो है वो हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ गुजरात से किए हुए हैं, वो विच इज अ रिलायबल एंड मोस्ट पावरफुल यू कैन से जीवीएनएल. सो वी हम लोग यूं कहेंगे कि आईपीपी इज अ सस्टेनेबल फॉर द केपी ग्रुप. और उसका रेवेन्यू मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं आपको, कि मिनिमम 1,000 करोड़ के ऊपर में हम लोग इसके रेवेन्यू को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे. ओके. लास्टली फारूक सर, क्योंकि मतलब एक अच्छा एक्सपेंशन प्लान आप लोग ऑलरेडी ईयर मार्क करके बैठे हो, और ग्रुप स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो भी जनरेट कर रहा है, बड़ा लैंड बैंक भी लेके बैठा है, सो क्या कोई एक्सपेंशन के लिए फंड रेज की रिक्वायरमेंट है किसी भी तरीके से, या क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इकरा की ए रेटिंग में आते हो तो फंड रेजिंग तो बहुत बड़ी बात है नहीं, या आप लोगों को लग रहा है कैश फ्लो से ही इजीली केपेक्स पूरा हो जाएगा? आपको मैं एक इत्तिला दूं कि हम लोग का अभी 250 एंड 370 का फंड क्लोजिंग हो रहा है बहुत नजीक के भविष्य में, विच ठीक है. इज अबाउट काफी अच्छा, क्योंकि करीब करीब आप समझिए कि 600 मेगावाट के करीब एसी का फंड आएगा. तो उसमें हम लोग एक अभी ग्रीन बॉन्ड करके भी इश्यू करने वाले हैं, जो हमने ओके. आपको इत्तिला दिया, और आज ही उसका डिक्लेरेशन भी आ गया कि क्रिशिल ने उसमें AA+ का रेटिंग उस फंड में भी हम लोगों को दिया है. सो इन नियर फ्यूचर वो 700 करोड़ के करीब का हमारा एक फंड बॉन्ड थ्रू आएगा. उसके बाद में हम लोगों का हमेशा एक ही ध्यान रहता है कि हम लोग 1:2 के ऊपर में कभी भी डेट इक्विटी रेशियो को हम क्रॉस न करें. यानी हम आगे इक्विटी कोई डायल्यूशन नहीं करेंगे, लेकिन फंड के अंदर भी यहां पर होके पहले 1.7 1.8 गीगावाट का कंप्लीट कर लें. उसके बाद 2 साल के बाद हम लोग सोचेंगे कि हमको और कुछ करना है तो हम आगे बढ़ेंगे. अदरवाइज वी आर वेरी कॉशियस इन द बर्डन, ओवर बर्डन फॉर द डेट ऑल्सो, सुमित जी. और आपको ये बता दूं कि जो कुछ कह रहे हैं वो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं. केपी इज द नेम, आप रिलाई कर सकते हैं कि जो कुछ कहा है, जैसे कि हम लोगों ने 1 गीगावाट 2025 का कैलेंडर ईयर बताया था, आज हम गर्व के साथ कह रहे हैं कि 1 हम लोगों ने कब से क्रॉस कर लिया, और इसी तरह से हम लोग 1.8 गीगावाट बाय नेक्स्ट जून, तो वो भी हम आपको क्रॉस करके दिखाएंगे. और बड़े ऑर्डर्स जो सीपीपी वगैरह के लिए हम लोग डिलीवर करने वाले लोग हैं, सो वी विल बी डिलीवर विच कन्वर्ट इनटू द नंबर्स इन अ नियर फ्यूचर आल्सो. तो फारूक सर, सनड्रॉप का आईपीओ क्या स्टेटस अभी? सनड्रॉप ये बेस की एक कंपनी बनने जा रही है, यानी बैटरी स्टोरेज सिस्टम की, और उसके साथ में 25 मेगावाट के नीचे में. तो उसका स्टेटस में आगे काफी कुछ काम हो रहा है, और हो सकता है कि ये फाइनेंशियल ईयर में इसका डीआरएसपी वगैरह भी दाखिल हो जाए, और हम लोग उसके ऊपर में बराबर से नजरें भी टिकाए बैठे हैं और काम भी कर रहे हैं. और बहुत नजदीक के भविष्य में यू विल सी, ये क्वार्टर के रिजल्ट में भी आप देखोगे सनड्रॉप ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि 25 मेगावाट के सारे ऑर्डर सनड्रॉप में ही जा रहे हैं.
बड़ी यूटिलिटी में वो नहीं जा रहे हैं, और बेस के लिए काफी कुछ काम सनड्रॉप कर रही है बैटरी स्टोरेज सिस्टम के लिए। और उसके भी कुछ टेंडर वगैरह फ्लोट हुए हैं, और कुछ टेंडर वगैरह भर रही है कंपनी। सो यू विल गेट इट वेरी पॉजिटिव इन अ सनड्रॉप इन अ वेरी नियर फ्यूचर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक सर, और हर बार की तरह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले समय के लिए भी और नए आईपीओस के लिए भी। और एक बार फिर से शुभकामनाएं बढ़िया नंबर्स के लिए और जो आपने टारगेट्स रखे हैं उसके लिए भी। तो थैंक यू आप वेरी सुन रहे मच। थे फारूक सर को सुन रहे थे, जो कि केपीआई, केपीईएल, केपी ग्रीन और सनड्रॉप, जो चौथी कंपनी गोइंग फॉरवर्ड लिस्ट होगी, इन सब के बारे में बातचीत कर रहे थे। लौटते हैं वापस और बातचीत करते हैं जैन साहब से। जैन साहब, केपीआई ग्रीन, केपीईएल, कोई राय आप रखते हो क्या इन दोनों पर? केपीआई ग्रीन, सर केपीईएल तो थोड़ा सा अभी डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक लग रहा है। नीचे में 430 रुपए का मेजर सपोर्ट है, वहां तक आते दिख रहा है। उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करेगा। और केपीआई ग्रीन में अभी कंसोलिडेशन चल रहा है। कंसोलिडेशन अभी थोड़ा और लंबे समय तक चल सकता है, बट 560 के ऊपर निकलता है तो फिर ये कंसोलिडेशन कंप्लीट होगा और स्टॉक में कुछ मूव आता हुआ दिखेगा। तो दोनों शेयरों को लेकर राय और कंपनी के नंबर्स के ऊपर मैनेजमेंट को आप सुन रहे थे। आगे बढ़ते हैं और अब जरा बातचीत करते हैं वाक्य आईपीओ की। डायरेक्टर साहब, आज स्टिंग नहीं चला होगा क्या वाक्य आईपीओ का? चलिए, शायद कुछ इश्यू आ रहा है। एनीवेज, जैन साहब, दो तीन आईपीओ जिन पे बात करना जरूरी है। पहला नाम तो जो आईपीओ आज लिस्ट हुए हैं वो, सबसे पहले एनएसडीएल, बहुचर्चित आईपीओ था, ठीक ठाक नंबर आए, 20% के आसपास का यहाँ पर एक लिस्टिंग शुरुआत में आते हुए दिखाई पड़ी, 880 रुपए के आसपास की लिस्टिंग हुई। क्या करना चाहिए इसमें? सर अच्छी लिस्टिंग हुई है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 895 का, और 3 से 5 दिन वेट करना चाहिए। जो भी जूस निकलना है निकल जाएगा, उसके बाद फिर आईपीओ बेस बनने का वेट करना है प्रॉफिट बुक करके। तो अच्छी लिस्टिंग हुई है। 890 का स्टॉप लॉस ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। 890 के स्टॉप लॉस से 3 से 5 दिन होल्ड कीजिए, पूरा जूस निकालिए। ओके। श्री लोटस डेवलपर, बढ़िया लिस्टिंग भी हुई और लिस्टिंग के बाद ये चला भी, 178 रुपए के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई, 19% प्रीमियम पर, अभी भी चल रहा है। क्या करना चाहिए श्री लोटस में? 184 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए, 3 से 5 दिन। जो भी जूस निकलना है मिल जाएगा, उसके बाद फिर आईपीओ बेस बनने का वेट करेंगे। तो स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड, आइडियली मेरे को 182 184 के बीच में लग रहा है, तो 182 लोअर एंड पकड़ लेते हैं। 182 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। ओके। तीसरा M&B इंजीनियरिंग, ये भी 385 रुपए के आसपास फ्लैट लिस्ट हुआ, लेकिन लिस्टिंग फ्लैट होने के बाद शेयर में लोअर लेवल से एक अच्छे अपमूव आते हुए दिखाई पड़े। सो इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? एमएनबी इंजीनियरिंग, सर फ्लैटिश लिस्टिंग है। आई वुड सजेस्ट कि एक बार निकल जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके। तो ये तो रहे आज के तीन जो आईपीओ लिस्ट हुए हैं। अब वो दो आईपीओ जो कि खुले हुए हैं, एक आईपीओ है नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट का आईपीओ। वैसे तो ये इनविट है, ये आईपीओ नहीं है, इनविट है, और ये करीब करीब 1.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है। 5 से लेकर 7 अगस्त के बीच में आईपीओ खुला रहेगा। प्राइस बैंड 95 से 100 रुपए है। 4800 करोड़ रुपए रेज करने की योजना है। इसमें पूरा पूरा फ्रेश इशू है, ओएफएस नहीं है। एंकर इन्वेस्टर से 1620 करोड़ रुपए कंपनी को मिले हैं। सो इसको आप कैसे देख रहे हो, क्योंकि ये इनविट है, तो इस पर कोई टिप्पणी? एक बार 15,000 का आईपीओ, 15,000 की एप्लीकेशन जानी है सर, लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लगानी चाहिए। और टोटल फ्लैश इशू है तो ऐसी भी कोई खास दिक्कत नहीं है। तो लिस्टिंग एंड के लिए तो कम से कम सब्सक्राइब करना चाहिए। हालांकि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव भी इसके अच्छे लग रहे हैं, बट लिस्टिंग एंड लेके एक बार निकलेंगे और फिर आईपीओ बेस जब बनेगा तब दोबारा री एंटर कर लेंगे। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ, ये एक और नाम है। करीब करीब 51 गुना ये सब्सक्राइब हुआ है अब तक। ये भी आज से, कल से लेके 7 तक खुला रहेगा। ये करीब 65 से 70 रुपए इसका प्राइस बैंड है। 130 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। फ्रेश इशू 100 करोड़ का है 130 में से, और 32 करोड़ ओएफएस है। छोटा आईपीओ है लेकिन, और एचडीएफसी बैंक जैसा इसके अंदर एंकर इन्वेस्टर आया है। क्या करना चाहिए जैन साहब? तो देखिए, इसमें 130 करोड़ के इशू में 97 करोड़ फ्रेश है, 32 करोड़ ओएफएस है। अब एक चीज, अब यहां से आप बोल सकते हैं कि ओएफएस के प्रति मैं थोड़ा सा अपना व्यू यहाँ पे बदल रहा हूँ। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। अभी लास्ट वीकेंड में एक मैनेजमेंट से मिला था,
एक डेढ़ महीने में, बहुत रिसेंटली अब उनका आईपीओ आने वाला है, तो उन्होंने प्लांट विजिट के लिए बुलाया था कि सारी चीजें दिखाने के लिए, और मैनेजमेंट से बात हुई थी, तो ओएफएस में उनका भी कुछ पार्ट आना था। तो आपको पता है हमेशा ओएफएस जब 25% से ज्यादा होता है तो मैं हमेशा रेड फ्लैग रेज करता हूँ कि ये क्यों है। तो यही रेड फ्लैग मैंने उनके सामने भी रेज किया था। एग्जैक्टली उन्होंने नहीं बताया कितना ओएफएस रहेगा, कितना फ्रेश इशू रहेगा, क्या रहेगा, बट मैंने ये चीज रेज की थी कि सर ओएफएस इतना ज्यादा क्यों, अगर कंपनी में इतना लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव अच्छा है, सारी चीजें अच्छी हैं, आप ये कह रहे हो कि शेयर होल्डर के लिए लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होगी, तो आप ओएफएस में माल क्यों बेच रहे हो? लॉजिकल सवाल था। अगले ने बहुत बढ़िया जवाब दिया, बोला जैन साहब पिछले 8 साल से इस कंपनी में या जमीन खरीद के नींव खोदने से लेके आज जो ये चलती हुई कंपनी आप देख रहे हो ना, 8 साल अथक मेहनत और प्रयास से मैंने ये कंपनी खड़ी की है, एक दिन छुट्टी नहीं ली है। मेरी इनकम जो कंपनी की डिविडेंड आती है उससे चलती है, और जो कंपनी से मैं डायरेक्टर के तौर पे सैलरी उठाता हूँ छोटी सी, वो मेरी इनकम है, और डिविडेंड से जो इनकम आती है वो मेरी इनकम है। तो मेरे हाथ में भी तो पैसा नहीं है ना, शेयर मेरे हाथ में होंगे, शेयर की वैल्यू आप जो भी मान लो वो है, बट कैश मेरे हाथ में नहीं है ना। आज मेरे को अपने बच्चों के लिए घर खरीदना है, बच्चों के लिए शादी करनी है, तो मैं भी तो जब कंपनी का थोड़ा सा शेयर बेचूंगा तभी ना मेरे पास पैसा आएगा। आप भी बोल रहे हो कि आपके पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड पड़ा हुआ है, तो आप म्यूचुअल फंड जब तक बेचोगे नहीं, आप अपना जो भी चीज खरीदना चाहते हो वो खरीदोगे कैसे? तो हमेशा ओएफएस मैनेजमेंट गलत इरादे से नहीं बेचती है। कई मैनेजमेंट को वाकई में कि थोड़ा सा, और मैं भी छोटा सा हिस्सा बेच रहा हूँ कि मेरे पास पैसा आएगा, 8 साल मैंने अथक मेहनत की है, कंपनी खड़ी की है, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं एक बड़ा घर खरीदूं, बड़े घर में रहूं। हम छोटे से घर में रह रहे हैं 8 साल से, सिर्फ पूरा झोंक दिया अपने आप को कंपनी खड़ा करने में, तो इतना तो हमारा भी बनता है अधिकार। अगर आपको गलत लग रहा है तो बताइए। तो मेरा थोड़ा सा ओएफएस के प्रति तब जाके व्यू बदला कि ओएफएस अगर आ रहा है तो मैनेजमेंट अगर ये चीज क्लियर कर दे कि कौन ओएफएस में निकल रहा है और क्यों निकल रहा है, तो ओएफएस को थोड़ा सा जो रेड फ्लैग है अपन उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो उस लिहाज से इसमें अगर देखें तो इतना बड़ा ओएफएस नहीं है। आपको लिस्टिंग गेन के लिए तो कम से कम सब्सक्राइब करना चाहिए, उसके बाद फिर देखते हैं जब आईपीओ बेस बनेगा तो री एंट्री कर लेंगे, लिस्टिंग गेन मिलेगी, एक बार लिस्टिंग गेन लेके बेच देंगे। तो आपको एक राय दी गई है हाईवे इंफ्रा को लेकर भी, तो एक इसको भी आप एंटर कर सकते हैं। तो ये कुछ नाम जो आईपीओ खुले हैं, लिस्ट हुए हैं, चल रहे हैं, उन पे बातचीत की हमने वाह क्या आईपीओ में। अब जैन साहब को आज काफ़ी देर हमने रोक भी लिया, तो जैन साहब के जाने का समय भी हो रहा है। जाने से पहले उनकी इंडिविजुअल कॉल भी देख लेते हैं चुन चुन के। मैं क्या चुना आज आपने? सर एग्जैक्टली मतलब ये तो नहीं कहूंगा कि ट्रेडिंग पिक, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा सा वीक लग रहा है, सो एग्जैक्टली आई वुड नॉट से कि ये ट्रेडिंग पिक है। बट एक शेयर है TFCIL लिमिटेड, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एफआईआई का इसका ठीक ठाक हिस्सा है, और एक पूरा बॉक्स बना हुआ है। अगर ये स्टॉक 293 294 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो मैं फिर एक बायर रहूंगा इस स्टॉक में, तो अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। इमीडिएट बाई चाहे प्रियम्पटिव बाई कर सकते हैं, क्योंकि आज ओपन लो तो नहीं लेकिन 3 दिन के लो को स्वीप करके चला है और अच्छी बाइंग आई है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 293 294 का ब्रेकआउट ले लेगा। अगर ब्रेकआउट ले लेता है तो फिर स्टॉक में 320 325 तक की अपसाइड रैली बन सकती है। हमारे कुछ क्लाइंट्स इसमें लॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट में है, एफआईआई की ठीक ठाक होल्डिंग है, रिजल्ट भी इसके ठीक ठाक आए हैं, तो हमारी होल्डिंग में ये स्टॉक है, मतलब वॉच लिस्ट में और क्लाइंट्स के पास हो सकता है। बट 294 इज द लेवल जिसके ऊपर बड़ा मोमेंटम बनेगा 320 330 तक का। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, सभी शेयरों पर, बाजार पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। कोई डिस्क्लेमर जाने से पहले? और सर टाटा टेक और अदानी ग्रीन मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, बाकी जैसे TFCIL या बाकी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं किसी ना किसी क्लाइंट के पोर्टफोलियो में जरूर होंगे, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप माइक्रो कैप में हम रेगुलर डिलीवरी कॉल देते रहते हैं। तो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में सिर्फ ये 2 स्टॉक हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी शेयरों पर हमसे बातचीत करने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अब जाने से पहले उनकी कॉल एक बार फिर से आएगी आपकी स्क्रीन पर। TFCIL पे आप लॉन्ग साइड पर जा सकते हैं, जहां पे खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट्स करीब करीब 335 के अराउंड के एक टारगेट आप यहां पर देख सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए, और खरीदारी करके चलने की राय आपको TFCIL के अंदर दी जा रही है।
इसी के साथ 325 330 के टारगेट से खरीदारी करेंगे, 290 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। इसी के साथ अब हेलो मनी 9 को ही समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार। हेलो मनी 9।